अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। सर मीटिंग इज लाइव। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम, अगर आप अलाउ करें तो मैं स्क्रीन शेयर करूं। यस सर, श्योर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम नंबर 232 इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें हमारे क्या रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। इम्प्लीमेंट अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO queue using only two stacks. The implemented queue should support all the functions of a normal queue: push, peek, pop, and empty. Implement the myQueue क्लास डिफाइन हुई है जहाँ पे, उसके बाद void होगा यहाँ पे पुश। पुश फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा एलिमेंट x टू द बैक ऑफ द क्यू। इन integer pop removes the element from the front of the queue and returns it. Integer peek returns the element at the front of the queue. एंड एम्प्टी रिटर्न होगा ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नोट्स, यहाँ पे नोट्स में बताया गया यू में यूज ओनली स्टैंडर्ड ऑपरेशंस ऑफ अ स्टैक विच मीन्स ओनली पुश टू टॉप, पीक, पॉप फ्रॉम टॉप, size and is empty operations are valid. Depending on your language, the stack may not be supported natively. You may simulate a stack using a list or DQ, double-ended queue, as long as you use only a stack standard operations. तो इस प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड इस तरह से करते हैं कि जहाँ पे हमें जो बताया गया है कि हमने एक जो क्यू होती है यहाँ पे डी क्यू का रेफरेंस दिया गया है कि उसको हमने सिमुलेट करना है। किस तरह से कि हमारे पास दो जहाँ पे स्टैक्स होंगे उनको यूज़ करके दो स्टैक्स हम यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे जिस तरह से एक डी क्यू ऑपरेट होती है उस तरह से हम इसको चेक करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि डी क्यू किस तरह से काम करती है। अब यहाँ पे एक आपके सामने है, ये डी क्यू है फर्ज करें। अगर इसको हम डी क्यू कंसिडर करते हैं तो इसके ऊपर जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, पुश होता है, पॉप होता है, पीक, एंड इसको हम एम्प्टी चेक करते हैं। तो पहले अगर पुश होता है तो कोई भी एलिमेंट जब इसके अंदर हम ऐड कर रहे होते हैं तो वो इस तरतीब से जहाँ पे जा रहा होता है, 1, 2, 3 एंड 4। लाइक ये इसका फ्रंट होता है यहाँ पे, और ये इसका बैक है डी क्यू का। अब यहाँ पे अगर कोई ऐड होना है तो वो इस साइड पे ऐड होगा, लेकिन अगर रिमूव हम करेंगे तो वो यहाँ पे होगा। लाइक पॉप फंक्शन जो अप्लाई होगा यहाँ पे वो इसके मोस्ट लेफ्ट साइड पे होगा, और पुश फंक्शन जो हम अप्लाई करेंगे वो इसके राइट साइड पे होगा। तो यह इसके केस में तो हमें समझ आ रही है कि ये बिल्कुल एक सिंपल ऑपरेशन है कि तमाम एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे पॉप करने हैं वो लेफ्ट साइड से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे ये वाला एलिमेंट पहले रिमूव होगा, ये बाद में, और ये इस तरह से सो ऑन। लेकिन अगर ऐड करने हैं तो वो इस तरह से लिस्ट आगे यहाँ से कंटिन्यू करेगी। तो इसको हमने डायरेक्ट ये यूज़ नहीं करने, कमांड्स इसके ऊपर जिस तरह से है हम चाहते हैं कि हम दो स्टैक्स को यूज़ करेंगे। तो स्टैक क्या होता है, अब यहाँ पे एक और भी बात यहाँ पे बताई गई थी कि ये ऑपरेट करती है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लाइक यहाँ पे अगर पहले यहाँ पे 1 ऐड हुआ है, और अगर हमने फौरी वहाँ पे फिर पॉप का फंक्शन अप्लाई कर दिया है, तो क्या होगा, 1 पहले ही ऐड हुआ था और पहले ही यहाँ से आउट हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरह से जो स्टैक्स होते हैं उसमें ये होता है कि जो लास्ट में इन होता है वो फर्स्ट में आउट होता है। इसको देख लेते हैं। लाइक अगर यहाँ पे हम इसके ऊपर पुश करते हैं, कोई एलिमेंट इसके अंदर ऐड करते हैं, सबसे पहले ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, और 3 यहाँ पे आएगा। अब इसको मैं यहाँ पे पॉप करना चाह रहा हूँ, तो पहला एलिमेंट कौन सा आउट होगा यहाँ पे। इसका ये नहीं है कि यहाँ से हम 1 को पहले रिमूव कर सकें, 1 नहीं होगा, बल्कि 3 यहाँ से पहले रिमूव हो जाएगा। तो अगर हमने ये डबल एंडेड क्यू को सिमुलेट करना है स्टैक को यूज़ करके, तो एक स्टैक से काम नहीं चलेगा। हम इसके लिए 2 स्टैक्स यूज़ करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने 1 को रिमूव करके दिखाना है जिस तरह से यहाँ पे डी क्यू के अंदर था, उसके लिए हम एक बार तमाम एलिमेंट्स को ये दूसरे स्टैक में लेके जाएंगे, क्योंकि सबसे टॉप वाला पहले जाता है
तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। एक बार 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ से रिमूव हो गया तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे जो है वो है 2, और लास्ट पे हमारे पास 1। तो 3 2 1, ये अब इन दोनों को कंबाइन करके हम देखते हैं कि पहले हमारे पास 1 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। रिमूव करने के टाइम हम चाहते हैं कि जिस तरह से जहाँ पे डी क्यू के अंदर सबसे पहले 1 रिमूव होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी 1 हो, लेकिन यहाँ से तो 3 रिमूव हो रहा है। तो 3 यहाँ से रिमूव करके हम दूसरे स्टैक के अंदर ऐड करते जाएंगे, 3 2 1। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे पॉप का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट जो रिमूव होगा वो 1 ही होगा। इट मीन्स के 2 स्टैक्स को हम यूज करके एक डी क्यू को सिमुलेट कर सकते हैं, और ऐसा ही हम अपने कोड में भी करेंगे। तो इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे हम दो स्टैक्स जो हैं उनको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। दो स्टैक्स को हम नाम दे देते हैं डिफरेंट। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसमें वैसे बताया होगा कि सेल्फ है, तो हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट स्टैक 1, स्टार्ट में ये एम्प्टी है, एंड सेम सेल्फ डॉट स्टैक 2, ये भी स्टार्ट होगा एम्प्टी से। अच्छा, पुश के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो बिल्कुल सिंपल है, सेल्फ डॉट डॉट स्टैक 1 डॉट अपेंड। हम क्या करेंगे, सिंपल जो स्टैक 1 है उसमें हम ऐड करते जाते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था कि स्टैक 1 के अंदर सबसे पहले हमने 1 को, फिर 2 को, और फिर 3 को ऐड कर दिया था। तो ऐड करने में तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी ऐसे ही था। तो ये इस एक तरह से सेम प्रोसीजर है जिस तरह से हमारे पास एक डी क्यू में होता है कि पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2, और फिर उसके बाद 3 ऐड हुआ। तो ये वाला तो यहाँ पे ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया था पहले ही। अच्छा, पॉप में हमने अब यहाँ पे ये करना है कि इफ़ नॉट सेल्फ डॉट स्टैक 2, यहाँ पे हमने चेक करना है कि क्योंकि हम यहाँ पे दोनों स्टैक्स को मिला के देख रहे हैं, स्टैक 1 को भी और स्टैक 2 को भी। अगर स्टैक 1 यहाँ पे और स्टैक 2, अब देखेंगे पहले हम, क्योंकि हमने तो यहाँ से रिमूव करना है कोई भी फंक्शन जहाँ पे जब पॉप करना है। अगर स्टैक 2 खाली होगा तो पहले हम क्या करेंगे, तमाम एलिमेंट्स को यहाँ से इसके अंदर लेके आएंगे। एलिमेंट्स जब इसके अंदर आ जाएंगे फिर उसके बाद हम इसको पॉप कर सकते हैं। तो वो सेम बिहेव करेगा जिस तरह से एक टी क्यूब में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला बिहेव कर रहा था, कि वहां से सबसे पहले वाला 1 वहां से पॉप हो गया था। तो सेम यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, इफ नॉट सेल्फ डॉट डॉट स्टैक 2, इट मीन्स कि स्टैक 2 यहाँ पे खाली है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको फिल करेंगे। कहाँ से फिल करेंगे, स्टैक 1 से फिल करेंगे। स्टैक 1 हमारे पास फिल था तो इससे हम इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे वाइल सेल्फ डॉट स्टैक 1 सेल्फ डॉट स्टैक 2 डॉट अपेंड, स्टैक 2 को हम अपेंड कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, स्टैक 1 को पॉप करके। स्टैक 1 में से हम निकालते जा रहे हैं, यहाँ से रिमूव होते जा रहे हैं एलिमेंट, और यहाँ पे स्टैक 2 में ऐड हो रहे हैं। तो हम रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट स्टैक 2 डॉट पॉप। तो यहाँ पे ये पॉप जो है फंक्शन अप्लाई होगा, और जो वो एलिमेंट रिमूव होगा जो इसके टॉप पे होगा। इसी तरह से पीक है, तो पीक में भी हमारे पास ये सारा सेम ही आएगा। 1 सेकेंड, सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंट होगा, यहाँ पे हम पॉप नहीं लिखेंगे बल्कि पीक। अच्छा, पहले मैं बताता हूँ कि पीक हमारे पास होता क्या है। लाइक एक, जिस तरह से ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हैं पबजी वगैरह, तो उसमें एक कॉर्नर पे बंदा मौजूद होता है, और वो देखना चाह रहा होता है कि सामने एनिमी है या नहीं है। तो फुल सामने नहीं आता, जस्ट वो देख लेता है। तो उसको पीक करना कहते हैं। वैसे मैं रिलेट करना चाह रहा था इस प्रॉब्लम के साथ। तो पीक होता है कि हमने सिर्फ यहाँ पे इसको देखना होता है कि सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है, रिमूव इसको नहीं करना। लाइक यहाँ पे ये पॉप है जहाँ पे, तो इसने इसको रिमूव कर दिया था टॉप वाले एलिमेंट को, 3 2 1, तो आखिरी एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो गया था पॉप में। लेकिन पीक, इसमें ये रिमूव नहीं होगा। इसमें ये क्या होगा, जस्ट हम इसको देखेंगे कि ये वाला एलिमेंट यहाँ पे है कौन सा। तो इस चीज़ की समझ आ गई कि हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं,
बाकी सारे ठीक ठीक है, वैसे ही जिस तरह से हमने रिमूव के केस में किया था। अच्छा, अब हम इसको वैसे चेक ही नहीं कर सकते, अगर ये खाली हुआ, यहाँ पे खाली हुआ तो हमें नहीं पता चलेगा, और इसमें एलिमेंट्स हुए तो हमें नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ये खाली तो नहीं है। अगर ये खाली है तो हम यहाँ से एलिमेंट्स लेके आएंगे, इसके अंदर फिल करेंगे, फिल करने के बाद जो टॉप पे एलिमेंट है उसको हम देख लेंगे कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे हम जस्ट ये लिखेंगे -1। तो ये हमारे पास पीक को चेक करेगा। लास्ट वाला जो है वो एम्प्टी के लिए हमने चेक करना है कि जो हमारे पास क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं है, वो हमने ये चेक करना था। तो इस केस में हम यही करते हैं कि हम सिंपल यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे कि अगर दोनों स्टैक खाली हैं, नॉट सेल्फ डॉट स्टैक 1 एंड नॉट लाइक सेल्फ, ये स्टैक 1 भी अगर खाली है और स्टैक 2 भी खाली है, तो इस केस में क्या होगा, उसको ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ओके, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे केस था। अगर इसमें आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में या इसके कोड में कोई इशू है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू। सर अगर आपके और क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी कर दें प्रेजेंट। और एक और क्वेश्चन है, और इसको मैं फिर जहाँ पे देखता हूँ, एक सेकंड कर ओपन दें कर क्योंकि लेता आज आवाम भी थोड़ी है, थोड़ी लग हूँ। रही जी है जी। आज। हम्म। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नो सर। एक सेकंड। जस्ट गिव मी सेकंड। आप स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। ओके। अच्छा, ये प्रॉब्लम नंबर 78 है, सबसेट्स। Given an integer array, nums of unique elements, return all possible subsets the power set. The solution set must not contain duplicate subsets. Return the solution in any order. तो जिस तरह से एक मेन सेट होता है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट और उनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो मिलके एक सबसेट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ चेक करते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, नाम्स के नाम से है 1 2 3। तो यहाँ पे एक सबसे पहले एम्प्टी सेट है, वो भी इसका सबसेट होता है, और इसके एलिमेंट्स के तमाम कॉम्बिनेशंस और इंडिविजुअल्स जितने भी सेट बन रहे हैं यहाँ पे ये सबसेट्स हैं। 1 इसके अंदर है, यहाँ पर भी है। 1 2 3 के अंदर भी, यहाँ पे 2 भी है। और 1 2 3 में यहाँ पे अब इसके कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 1 2 3 अलग से भी है, 1 3 2 3 एंड 1 2 3 एज ए होल। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने हैं ये इसके सबसेट्स हैं। तो इसको हम चेक करेंगे। अब एग्जाम्पल 2 भी आप देखें, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, लिहाजा यहाँ पे जो खाली सेट और इसका जो अपना सेट है ये दोनों यहाँ पे मिलके बनाएंगे, ये इसके सबसेट्स होंगे। इसको हम वैसे यहाँ पे देख लेते हैं, लाइक हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले जो हमने चेक करना है, चेक करने के लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम एक खाली सेट लेंगे, और इसके बाद हम बाकी एलिमेंट्स को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1 ऐड होगा, उसके बाद हम इसमें 2 ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आप देखें कि अगर हमने 1 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है तो इसके पास बाकी ऑप्शन कौन से बचते हैं, 2 एंड 3, जो इसके साथ ऐड हो सकते हैं बाद में। इंडिविजुअली तो इन्होंने आना ही आना है, जहाँ पे 1 2 एंड 3। अब वहाँ अगर हम 1 को पिक करते हैं तो 2 एंड 3 का ऑप्शन है कि वो इसके साथ आ सकते हैं। तो 1 एक बार 2 के साथ आ जाएगा, और एक बार 1 के साथ 3 आ जाएगा।
सिमिलरली अगर हम 2 को पिक करते हैं यहाँ पे, तो इसके साथ जो ऑप्शन है वो 1 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है। सही है। लेकिन यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे, 1 2 है और 2 1 है, तो ये सेम ही है, ये दोबारा नहीं आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम 3 करेंगे तो 3 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन तो आ चुका हुआ है पहले, तो 3 के साथ हमारे पास 2 आएगा। तो टोटल यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये वाला खाली 7, और एक ये हिमसेल्फ है। तो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं 2 रेज टू द पावर n या 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे इसके सबसेट्स बनेंगे, ये इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो एवरी टाइम इसका जो हम कोड के लिए स्ट्रेटजी लेंगे वो ये लेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक ये वाला सेट होगा, एम्प्टी सेट, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हम एक पाथ डिफाइन कर लेंगे कि इसका पाथ कौन सा है और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट की हमें समझ आ गई कि ये 1 है, और उसके बाद जो पाथ है वो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो हम पाथ को अपेंड करते जाएंगे और उस कॉपी को स्टोर करते जाएंगे इस खाली के अंदर। इस तरह से हम स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और जो नंबर्स होंगे उनको हम इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद हम लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा जो हमने ऐड किया होगा, जिस तरह से हमने बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम में हम करते होते हैं, तो उसको हम वहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम पॉप का फंक्शन अप्लाई करेंगे जहाँ से, और जो आई यहाँ पे मौजूद था वो रिमूव होके वापस जाएगा, और इस तरह से ये फॉलो करेगा अपने पाथ को। तो इसके कोड की तरफ आते हैं। इसको मैंने लिखा हुआ नहीं है तो मैं जहाँ पे थोड़ा टाइप कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट ऐसे होना चाहिए कि हमारे पास एक सारे सबसेट जो हैं वो हमने इसके अंदर सेव करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं बैक ट्रैक का एक हेल्पिंग फंक्शन, और इसमें हम दो चीज़ें लेंगे, एक स्टार्ट होगा और एक पाथ होगा। तो स्टार्ट क्या चीज़ है, वो असल में इंडेक्स बता रहा है कि कहाँ से हमने एलिमेंट्स को पिक किया है, और करंट सबसेट जो होगा जो वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा वो हमारा पाथ होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, रिजल्ट डॉट अपेंड, रिजल्ट्स को हम ऐड करेंगे, कहाँ से, जो पाथ्स इसके अंदर ऐड होंगे वो इसके अंदर जहाँ पे आएंगे। तो एक कॉपी जो यहाँ पे होगी हमारे पाथ की, वो इसके अंदर रिजल्ट्स में ऐड हो जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पर भी वही हम लिखेंगे स्टार्ट, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हम चेक करेंगे कि इसकी रिमेनिंग लेंथ कितनी है। सेम हम पास डाटा पैड का फंक्शन अप्लाई करेंगे जहाँ पे, अब एक हमने आई एलिमेंट यहाँ पे पिक किया है, इसको हमने इंक्लूड किया है उसके अंदर, और इसको हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ फिर मूव करेंगे। उसके लिए वो जो बैक ट्रैक हमने दोबारा यहाँ पे अप्लाई करेंगे i+1 के लिए कि नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, और ये उसका पाथ है। जब ये फिनिश हो जाएगा तो पाथ को हम फिनिश करेंगे कि हमारे पास पॉप में क्या आता है, ताकि हम दूसरी पॉसिबिलिटीज भी इसकी चेक कर सकें। और लास्ट पे हमें क्या करना चाहिए कि ये जो हमने बैक ट्रैक का हेल्पिंग फंक्शन डिफाइन किया है, इसको हम कॉल करेंगे। और ये क्योंकि हमने इसमें इंक्लूड करना है ज़ीरो भी, ज़ीरो से मुराद यहाँ पे खाली सेट है, वो एम्प्टी सेट भी इसमें इंक्लूड होगा। और इसके बाद हम रिटर्न करेंगे रिजल्ट को। इसे हम रन करते हैं। अच्छा, जहाँ पे मुझे लगता है कोई एरर आ रहा है। अच्छा सर, बैक i+1 इधर क्या आपने किया, ये समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, ये वाला लाइन 14 पे, जी।
अच्छा, यहाँ पे हमने इसको बैक ट्रैक किया ताकि ये इसकी पहले जहाँ पे हमने अपेंड करते जा रहे थे ना, जहाँ पे आई है एक एलिमेंट, जहाँ पे हमने इंक्लूड किया था नम्स में, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जब हमने मूव करना है तो उस पे हमने i+1 किया है। लाइक जहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज थी 1 2 एंड 3, तो इन 1 2 3 में से सबसे पहले हमने 1 सिलेक्ट किया था और 1 के साथ इसके कॉम्बिनेशन देख लिए थे। अब हम 2 की तरफ जा रहे हैं। 1 के बाद ये जाएगा इसके पोजीशन की तरफ, +1 करेगा तो ये अब यहाँ 1 से 2 की तरफ आ जाएगा, उसके बाद ये 3 की तरफ आ जाएगा। बस इसका इतना सा फंक्शन है। क्लियर है? जी। अच्छा, ये कोड में थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसको मैं देखता हूँ। ये शायद इसमें किस वजह से आ रहा है। ये मेरे ख्याल में रिजल्ट डॉट अपेंड के साथ भी हमने इसको टैब का शायद मिस्टेक किया है। और ये बैक ट्रैक होगा पूरा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इसमें, ये वाला आज हमारा प्रॉब्लम था। इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। ओके सर, ओवर टू यू। जी, कोई क्वेश्चन करना चाहता है? अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, हमारी आज की प्रॉब्लम है अकाउंट्स मर्ज। अच्छा, गिवन अ लिस्ट ऑफ अकाउंट, हमारे पास एक लिस्ट है अकाउंट की, वेयर ईच एलिमेंट अकाउंट्स इंडेक्स ऑफ आई इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट अकाउंट ऑफ इंडेक्स ऑफ आई, जीरो इंडेक्स जो है इज अ नेम, जो जीरो इंडेक्स पे है वो एक नेम है, एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर ईमेल्स, और जो उसके जो बाद हैं, जो उसके आने वाले उस नेम के जो बाद बाद में आने वाले हैं वो ईमेल्स हैं, रिप्रेजेंटिंग ईमेल्स, emails of the account. अच्छा, नो वी वुड लाइक टू मर्ज दिस अकाउंट्स, हमने मर्ज करना है इन अकाउंट्स को। टू अकाउंट्स डेफिनेटली बिलोंग टू द सेम पर्सन, दो अकाउंट्स एक, फॉर एग्जांपल अगर दो जी मेल्स हैं, दो अकाउंट्स हैं, वो एक बंदे के भी हो सकते हैं। इफ देयर इज सम कॉमन ईमेल, अगर कुछ कॉमन ईमेल्स हैं, कोई कॉमन जिसे हम कह सकते हैं, कुछ अल्फाज हैं, कुछ वर्ड हैं उस ईमेल के अंदर, टू बोथ अकाउंट्स, सब जो अकाउंट्स हैं जितने भी हैं, नोट दैट इवन इफ टू अकाउंट्स हैव द सेम नेम, नोट करें कि अगर दो अकाउंट्स के अगर है सेम नेम है, फॉर एग्जांपल दो दो अकाउंट है और उसका नेम सेम ही है, डिफरेंट नेम, डिफरेंट नेम्स भी कह सकते हैं कि ये मीन्स के इसमें ये कह रहा है कि वो डिफरेंट नेम्स भी हो सकते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ, दे मे बिलोंग टू डिफरेंट पीपल्स एज पीपल कुड हैव द सेम नेम, अगर नेम एक है तो जीमेल डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती हैं। अ पर्सन कैन हैव एनी नंबर ऑफ अकाउंट इनिशियली बट ऑल देयर अकाउंट्स डेफिनेटली हैव द सेम नेम। A person can have any number of accounts, ठीक है। आफ्टर मर्जिंग द अकाउंट्स रिटर्न द अकाउंट्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ईच एलिमेंट इज द नेम, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जीरो इंडेक्स पे होगा वो नेम होगा, एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर ईमेल्ड इन द सॉर्टेड ऑर्डर, जो कि नेम के बाद में आने वाले हैं वो सारे ईमेल्स होंगे, जीमेल्स होंगे, अकाउंट्स होंगे। द अकाउंट देमसेल्फ कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के अंदर उसको रिटर्न कर दो। अच्छा, एग्जाम्पल अब अगर हम वन देखें तो इसके अंदर देखें अकाउंट का जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारी लिस्ट है, उसके अंदर जीरो इंडेक्स पे नेम है,
और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो जीरो के इंडेक्स के बाद जो आ रहे हैं वो सारी जीमेल्स हैं, अकाउंट्स हैं, ईमेल्स हैं, जो भी इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, ये इसके ईमेल्स आ रही हैं। इसी तरह एक ये नेम है, इस तरह से ये भी इसकी आ रही हैं। तो हमने अब फॉर एग्जांपल अब देखें इस जीमेल, इस नेम के बाद में आने वाली जो ईमेल्स हैं, जीमेल्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो इधर भी आ रही है। हमने क्या करना है, उनको मर्ज करना है। ठीक है, इस तरह ये एक अलग एक ये लिस्ट ये बन जाएगी हमारे पास, एक ये बन जाएगी लिस्ट मैरी, मैरी@mail.com, ये तो एक डिफरेंट ही हो गई। इसी तरह से जॉन और जॉनी ब्रेवो@mail.com, ये भी एक अलग लिस्ट हमारी बन जाएगी। लाइक आप इसमें इसकी आउटपुट देख सकते हैं। मीन्स कि अगर ईमेल नेम से मैच कर रही हैं जीमेल्स, ठीक है, अकाउंट्स मैच कर रहे हैं, तो हमने उसको मर्ज कर देना है। ये सिंपल सा आइडिया है इस क्वेश्चन का। इस तरह से ये एक लिस्ट बन गई थी हमारी। इस तरह से ये मैरी वाली तो पहली अलग थी। इस तरह से जॉन वाली भी अलग हो गई क्योंकि ओके। अब हम कोड की तरफ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये लेके जाता हूँ पेरेंट। इसको मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, एक मिनट ठहरे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फोर का लूप लगाया, फोर अकाउंट इन अकाउंट्स। अच्छा, फिर हमने क्या किया, अकाउंट नेम, नेम का एक वेरिएबल बनाया, अकाउंट जीरो इंडेक्स, जो जीरो इंडेक्स पे नेम है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अच्छा, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट फर्स्ट ईमेल इज इक्वल टू अकाउंट वन, जो कि जीरो वन इंडेक्स पे है, वो हमारे पास ईमेल आ गई। अच्छा, फिर हमने क्या किया, फोर का एक दोबारा लूप लगाया, फोर ईमेल इन अकाउंट वन इंडेक्स से जो बाद में आ रहे हैं, ये हमने उनको फोर का लूप लगा दिया उसको। अच्छा, इफ ईमेल नॉट इन पेरेंट, अगर ईमेल पेरेंट के अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने ये बनाया हुआ था, ये पेरेंट का हमने एक बनाई थी डिक्शनरी, जहाँ पे हम जो सी ईमेल्स होंगी, अकाउंट्स होंगी, यहाँ पे हम उसको स्टोर करेंगे। और ईमेल नेम को मैंने एक और डिक्शनरी बनाई, इसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर उसकी ईमेल हमें मिल गई, जीमेल्स अगर मिल गई हमें, तो उसके बाद हम उसका नेम भी यहाँ पे राइट करवाएंगे। वो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे राइट करवाएंगे, उसकी भी हम बात करते हैं। फिर मैंने क्या किया, डेफ का फंक्शन बनाया, फाइन डेफ का फंक्शन बनाया, ईमेल उसको हमने लिखा, इफ पेरेंट ईमेल नॉट इज इक्वल टू ईमेल, अगर नहीं है उसके इज इक्वल, फिर क्या कह रहा हूँ, पेरेंट ईमेल इज इक्वल टू फाइंड करो उसमें जाके ईमेल को और सिंपली उसको रिटर्न कर दो। अब ये रिटर्न कैसे हो रहा है इस पर हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या हो रहा है कि अगर तो ईमेल नहीं है पेरेंट के अंदर, जो कि वाकई नहीं है, ठीक है, फिर क्या करो, पेरेंट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल सेट कर दो उस पेरेंट की जो डिक्शनरी है उसके अंदर इसको सेट कर दो ईमेल को। अच्छा, पेरेंट फाइंड ईमेल, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल ई, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसकी आईएस की अकाउंट आया है, तो इसके सामने ही ये अकाउंट इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, जिसमें मैंने क्या लिखा, पेरेंट फाइंड ईमेल, ईमेल के अंदर ये jone@gmail मेल दो जो भी लिखा हुआ है, उसके सामने दोबारा ये लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह ये लिखा हुआ इसके सामने आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये ना इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, बाद में हमने क्या किया कि फोर का लूप जाहिर बात लगाया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जीमेल आएगी इसके सामने इसी तरह। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये आई थी, लाइक ये वाली जीमेल आ गई, लाइक जॉन स्मिथ वाली यहाँ पे आ गई, यहाँ मैं JS लिख देता हूँ, जॉन स्मिथ वाली आ गई इसके सामने। इसी तरह क्या होगा, दोबारा लूप घुमा। ठीक है, वन इंडेक्स के बाद जो सेकंड इंडेक्स पे आया, फिर वो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, जॉन नेटवर्क वाला आ गया, लाइक ये वाली इसकी है, फिर जॉन नेटवर्क वाला आ गया, फिर लूप घुमा, फिर कौन सी हमारे पास आई, फिर आई हमारे पास जॉन स्मिथ। हमारी यहाँ पे ये लिस्ट एंड हो गई है। इस तरह ये लूप घूमेगा और फॉरवर्ड हमारा काम होता रहेगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया है, ईमेल टू नेम, ईमेल्स लिस्ट ईमेल इज इक्वल टू नेम। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, जब हमारे पास जो ईमेल्स की अकाउंट्स थे वो जब आ चुके हैं हमारे पास, ऐसे करके डिक्शनरी के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है डिक्शनरी के अंदर हम इस तरह वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं, इस तरह राइट करवाते हैं। अच्छा, अब ये आ गई हमारे पास, जितनी भी जीमेल्स थी उसके थी हमें वो मिल गई। हमने क्या किया, ईमेल टू नेम, यहाँ पे क्या होगा, जी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जीमेल उसकी आ गई है, अकाउंट आ गया।
उसी के सामने उसका नेम भी आ जाएगा। लाइक अब उसका नेम था जॉन, उसी के सामने उसका ये नेम भी आ जाएगा। इसी तरह हमें एक और जीमेल मिल गई, अकाउंट मिल गया। ठीक है, ये जॉन नेटवर्क वाला मिल गया, यहाँ पे जॉन स्मिथ वाला था, उसी के सामने उसका नेम भी लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे ऐसे करके। इसी तरह ये लोग घूमेगा, घूमता रहेगा और काम हमारा होता रहेगा। इसको अभी हम पाइथन ट्यूटर पे भी देखते हैं जाके कि कैसे हो रहा है ये। अच्छा, अब क्या हुआ फॉर एग्जांपल, इसमें हम अब यहाँ तक हमारा जो काम रहा है वो ये हुआ है कि जितनी भी जीमेल्स थी, अकाउंट्स थे, जो कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया है, उसके सामने वो सारे ईमेल्स के सामने उसके नेम भी आ चुके हैं सारे। इस तरह फॉर एग्जांपल जॉन स्मिथ आया, जॉन स्मिथ के सामने भी जॉन आ गया। इस तरह जॉन ये न्यूयॉर्क वाला भी आ गया। इस तरह उसके सामने उसका नेम भी आ गया। ठीक है, जॉन जो कि जॉन ही है, क्योंकि हमने उससे जो रिलीवेंट जो मिलती जुलती अकाउंट्स हैं उसको हमने इकट्ठा करना है और उसको एक लिस्ट के अंदर लेकर आना है हमने। अच्छा, यहाँ तक हमारा ये हो गया था, यहाँ तक ठीक है। एक दफ़ा इसको आप अपने अंदर पे भी देखिएगा, आपको मजीद मजीद समझ लग जाएगी इसकी। अच्छा, फिर हमने क्या किया, एक ये बनाया डिफॉल्ट डिक्ट सेट। अच्छा, ये हमने इसलिए बनाया ताकि जब वो वैल्यूज आ जाए हमारे पास, हम उसको एक इक्वली, जिसे कहते हैं कि उसको मर्ज कर सकें प्रॉपरली। ये हमने इसलिए बनाया कि डिफॉल्ट डिक्ट सेट, इसका ये काम होता है कि वो मर्ज करने के लिए हम इसको बनाते हैं। अच्छा, फॉर ईमेल इन पेरेंट, पेरेंट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, जितनी भी जो ईमेल जीमेल थी वो आ गई थी। लाइक इस तरह अगेन वो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह ये लाइक जॉन स्मिथ है, इस तरह जॉन स्मिथ के सामने इसकी ईमेल आ गई। इस तरह से अगर जॉन न्यूयॉर्क है तो उसके सामने ये भी जीमेल उसकी आ गई। ठीक है, इस तरह ये जीमेल उसकी आई हुई है। फॉर ईमेल इन फॉर ईमेल इन ग्रुप पेरेंट, जो कि जीमेल हमारे पास अकाउंट थे, रूट ईमेल इक्वल टू फाइंड करो ईमेल। इसमें हमने क्या किया, जो फर्स्ट इंडेक्स पे था जो हमारी अकाउंट था उसको हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब क्या हुआ, ये लूप घुमा दोबारा। इसी तरह हमारे पास सेकंड इंडेक्स का भी आएगा, थर्ड इंडेक्स का भी आएगा, जो भी मीन्स के हमारे पास इससे मिलते जुलते जो आ रहे हैं वो इस तरह हमारे पास लूप घूमेगा, हमारे पास जो है अकाउंट्स जो हैं वो हमारे पास आते रहेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मर्ज अकाउंट रोट ईमेल, ऐड करो ईमेल्स। इसमें भी काम वही हो रहा है लाइक जो इसमें हुआ, बस हमने ये इसको इसलिए यूज किया ताकि जो हमारे पास अकाउंट है वो सिर्फ एक मर्ज हो जाए हमारे पास। ठीक है, ये हमने इसलिए ये वाला काम किया, इस काम इसमें भी यही हुआ, जहाँ जो इस पे हुआ बस एक मर्ज करने के लिए हमने इसको ये एक किया हमने ये। अच्छा, फिर हमने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू लिस्ट बनाई फॉर रूट ईमेल, जो कि हमारे पास एक फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमारी जी अकाउंट था वो ईमेल्स जो हमारे पास ऑनवर्ड आते जा रहे हैं, जो लूप हमारे पास घूमी जा रही है, सेकंड है जो भी उसमें मिलते जुलते हमारे पास आ रहे हैं, इन मर्ज डॉट अकाउंट्स डॉट आइटम्स। अच्छा, फिर हमने क्या किया, रिजल्ट में अपेंड कर दिया। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया कि ईमेल्स टू नेम हम मैंने इधर भी कहीं ये यूज़ किया हुआ। इसके अंदर क्या हो रहा था, मैंने आपको पहले भी ऊपर भी बताया था कि ये फॉर एग्जांपल जी अकाउंट है, अकाउंट के सामने इसका नेम भी आ रहा है, जो भी मिलती जुलती इसके मिलते जुलता है ना इसके साथ, जीमेल जो मिलती जुलती है नेम के साथ, वो उसकी इस तरह आई जा रहा है, जॉन न्यूयॉर्क। इसी तरह इसके ना ये नेम्स के सामने इस तरह आई जा रहा था ये। ठीक है, देन कैरी ऑन फर्दर ये प्रोसेस चली जा रहा है फॉर का लूप। अच्छा, रिजल्ट रिजल्ट में अपेंड किया ईमेल टू नेम रोट ईमेल्स। अच्छा, इसमें अब क्या हुआ, जो नेम थे, नेम था हमारे पास वो भी जीमेल थी, और नेम्स थे वो हमारे पास आ चुके हैं, पर सॉर्टेड ईमेल्स। इसको अभी एकदम हम पाइथन ट्यूटर पे रन करके देखते हैं। चलो मैं इसको चैट से खा लेता हूँ।
वाले में जो भी हमारे पास ईमेल्स नेम थे और ईमेल्स अकाउंट्स थे वो हमारे पास आ गए। डेफ का फंक्शन इसको पेरेंट, जो कि हमारे पास एक डिक्शनरी थी जो कि हमने ईमेल्स को स्टोर करने के लिए बनाया था। अच्छा, ईमेल तो नेम हमने इसलिए बनाया था ताकि उसके नेम्स भी, जीमेल्स भी, अकाउंट्स भी आ जाएं और उसके सामने उसके नेम्स भी आ जाएं। अब वो वर्क कैसे कर रहा है वो देखते हैं आगे जाके हम। अच्छा, ईमेल तो नेम वाला भी हो गया। अच्छा, अब डेफ फाइंड ईमेल। अच्छा, अब हमने क्या किया, पहले फॉर का लूप लगाया, फॉर अकाउंट इन अकाउंट। अच्छा, इसमें अकाउंट ये गया, इसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे जॉन, जॉन इसको मिल गया, ये इसको मिल गया 0 इंडेक्स पे। फिर क्या हुआ, इसने अकाउंट ऑफ 1 इंडेक्स पे जो जी में अकाउंट था वो भी हमारे पास आ गया। मुझे स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाए लग दिया आएगा। अच्छा, फिर इफ ईमेल, अगर तो ईमेल नहीं है पेरेंट के अंदर, ठीक है, फिर हमने क्या किया, पेरेंट ईमेल हमने सेट कर दिया उसको। ये नीचे वो हो रही है वर्किंग, ये देखिए उसके सामने ही ईमेल, जीमेल के अकाउंट के सामने ही अकाउंट आ गया। फिर हमने क्या किया, ये देखिए अब हमारे पास जॉन थी, ये फर्स्ट ईमेल पे फर्स्ट ईमेल भी ईमेल के अंदर हमारे पास ये स्टोर हो गया हुआ है। स्टोर किस तरह ये हुआ है, ये जॉन स्मिथ, उसके सामने ही ये स्टोर हो गया हुआ है जॉन स्मिथ। अच्छा, अच्छा ये देखें, अब हमने क्या किया, अगर पेरेंट ईमेल उसके अंदर जो है उसमें फाइंड किया जाके ईमेल को हमने सिंपली उसको रिटर्न करवा दिया और हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आ गई, जिस तरह मैंने आपको बताई थी पहले। अगेन इसको एक दफ़ा रन करके देखिएगा, आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। फिर हमने डेफ फाइंड, ये डेफ का फंक्शन हमारे पास चला, फिर हमारे पास वैल्यू उसकी रिटर्न हो गई। अब हमारे पास नेम क्या था, ये जॉन था, फर्स्ट ईमेल, और ईमेल मेल के सामने ही इस तरह ये लिखा आ गया जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इस तरह जैसे फोर लूप, फोर का लूप घुमा, फिर वो 1 इंडेक्स इंडेक्स पे आया, फिर सेकंड इंडेक्स पे गया, थर्ड इंडेक्स पे, जो भी से मिलती जुलती इसको ईमेल्स, उसको अकाउंट्स मिले, इस तरह वो उसको लाता रहा। तरह उसकी रिटर्न होगी वैल्यू। अब हमारे पास दो आ गई। ये ईमेल्स हमारे पास आ रही हैं, ये इससे रिलेवेंट। ये देखें, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमने एक फ़ोन बनाया था उसके सामने ईमेल्स के बाद उसके नेम्स आ रहे हैं। फिर ये जोन गया, मेरे पास इस तरह ये नेम ईमेल फाइंड किया इसमें, रिटर्न कर दी इसने वैल्यू ये वाली। यार, ये जो हो रही है हमारी ईमेल्स के अंदर हो रही है, और जो मैंने आपको एक बनाई थी ईमेल नेम की जो मैंने डिक्शनरी बनाई थी, ये उसके अंदर हमारी वैल्यूज हमारी ये आ रही हैं, ईमेल नेम्स वाली। ये देखिए, अब तीन तीन हमें मिल गए इससे रिलीवन। अब एक दफ़ा इसको आप रन करके देखिएगा, क्योंकि मैं स्क्रीन अब शो करूंगा, ये नजर नहीं आएगा प्रॉपरली। इसको ना एक दफ़ा रन करके देखिएगा, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। ठीक है सर, इसकी समझ आ गई है ड्राई रन की। ये जो आपने कोड लिखा है इस पे सर, सिर्फ ये बता दें रूट वाला, कि रूट एलिमेंट जो आपने यहाँ पे ये वाला, रूट ईमेल के साथ, हाँ ये रूट ईमेल 32 नंबर लाइन में भी है, वहाँ पे आपने फाइंड के साथ इसको ये मैच इसमें किया। इसने फाइंड किया 1 इंडेक्स नंबर पे।
वन डेस्क पे जो हमारे पास फर्स्ट जो है ना अकाउंट, वो हमारे पास आ गया यहाँ पे। ओके ओके, थैंक यू। और इसने फोर रूट ईमेल, ईमेल के पास जो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स इंडेक्स वाला था वो आ गया। ईमेल्स इन जो ईमेल्स उसकी बाद में आ रही हैं, उसकी वन डेस्क के बाद फॉरवर्ड जो उसके बाद में आ रही हैं, ये उसके लिए ये। फिर हमने क्या किया, सिंपली रिजल्ट में उसको अपेंड कर दिया। एक दफा इसको रन करके देखिएगा, आपको ये समझ लग जाएगी प्रॉपरली। वो बिल्कुल आ गई समझ सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। जी, और कोई करना चाहता है? मोहम्मद जवाद, सर मोहम्मद जवाद, आप करना चाहते हैं क्वेश्चन कोई? हाँ सर, अभी नहीं। सर मोहम्मद साद, आप करना चाहते हैं कोई क्वेश्चन? तो मेरी तरफ से आज इतना ही था। नहीं सर। सर क्या सर, आपका है कोई क्वेश्चन और? हाँ, मैंने उसकी देखता हूँ मेरा कौन सा एक एक है, मेरे ख्याल में एक रहता है। तो अगर और कोई नहीं है तो फिर मैं कर देता हूँ। कर दें सर। ओके सर, ये मुझे क्वेश्चन वहाँ से चेक करना दें। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये 242 प्रॉब्लम है, वैलिड एनाग्राम के नाम से। एक सेकंड से मुझे ओपन करना है। ठीक है। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 242 है। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी सर। ओके। वैलिड एनाग्राम given two strings s and t, return true if t is an anagram of s and false otherwise। तो एनाग्राम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase using all the original letters exactly once। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बताई हुई है वो ये है कि हमारे पास जो दो स्ट्रिंग्स दी हुई होगी, एक स्ट्रिंग की बेस पे हमने दूसरी स्ट्रिंग को रीअरेंज करना होगा। और पहली स्ट्रिंग के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं वो होने चाहिए, और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ होने चाहिए। लाइक यहाँ पे हमारे पास है ANAGRAM एनाग्राम, और टी स्ट्रिंग में हमारे पास है NAGARAM। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि पहले वाली स्ट्रिंग में हमारे पास A 1 2 एंड 3 टाइम है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक, दो, और तीसरी बार यहाँ पे है। दूसरी वाली स्ट्रिंग में भी हमारे पास ए यहाँ पे एक, दो और तीन दफ़ा है, और एन हमारे पास यहाँ पे एक दफ़ा है, जहाँ पर भी एक दफ़ा है दोनों में। जी भी दोनों में वन टाइम है, और एम भी दोनों में वन टाइम है। तो ये हमारे पास एक वैलिड एनाग्राम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे की एनाग्राम है। और असल में हमने टी को चेक करना है, तो टी जो है वो एस की एनाग्राम है। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा, यहाँ पे रिजल्ट में ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पे ए मिसिंग होता एक, या फिर ज़्यादा होता, तो हम टी को नहीं कह सकते थे कि ये उसकी एनाग्राम है। इसी तरह से दूसरा केस हमारे पास एग्जाम्पल में है RAT रैट, और टी स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास है CAR कार। और रैट और कार में हमारे पास अगर हम देखें, ए तो मौजूद है दोनों में वन टाइम, लेकिन आर भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन सी यहाँ पे एक्स्ट्रा है टी में, और यहाँ पे जो टी था वो यहाँ पे मिसिंग है। तो टी स्ट्रिंग के अंदर टी मिसिंग है और सी एक्स्ट्रा है। सो ये फॉल्स है, और इसका जो रिजल्ट है इसको हम कह सकते हैं कि ये एनाग्राम नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा मजीद भी देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जाएंगे।
कि सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो यही प्रॉब्लम जो हमने पहले लिखी है जहाँ पे, इस प्रॉब्लम में हमारे पास मौजूद था एनाग्राम ANAGRAM। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए हमारे पास जो है 1 2 और ये है 3 टाइम्स। इसी तरह से अगर हम एन को देखें तो एन हमारे पास 1 टाइम है, और जो जी हमारे पास है ये भी 1 टाइम है, आर भी 1 टाइम है, और एम भी यहाँ पे 1 टाइम है। लेकिन जो हमारे पास दूसरा जहाँ पे एलिमेंट था दूसरी स्ट्रिंग के अंदर, मैं इसे टाइप कर लेता हूँ। इसमें भी अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, ये भी 3 टाइम्स है हमारे पास यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ए है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसके अंदर हमारे पास एन कितने टाइम है, ये 1 टाइम है, ये भी सेटिस्फाइड है। जी भी 1 टाइम है, आर एंड एम ये दोनों भी जहाँ पे 1 टाइम है। अगर दोनों के करेक्टर्स हमारे पास मैच हो जाते हैं, करेक्टर का जो काउंट होगा, लाइक जो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने देखी है वो सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम होने की वजह से ये वाला जो जहाँ पे एलिमेंट था, सॉरी जी ये तो है ही नहीं, तो ये यहाँ पे इसका एनाग्राम है। एग्जाम्पल 2 भी सेम थी इसी तरह से, लेकिन उसमें हमने देखा कि हमारे पास एस स्ट्रिंग के अंदर था RAT रैट, और ई स्ट्रिंग में हमारे पास जो हमने चेक करनी थी वो था CAR कार। तो जहाँ हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं RA एंड T, तीनों यहाँ पे 1 1 टाइम है एस स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन टी स्ट्रिंग में अगर हम देखें, ए तो है यहाँ पे, आर भी है, लेकिन यहाँ पे टी नहीं है जो जहाँ पे मौजूद था, और ये वाला आर एक्स्ट्रा है, तो और ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ इसका रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स, और उसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू इस वाले का। तो इसकी समझ आ गई है कि हमारे पास एनाग्राम क्या होता है, एनाग्राम की डेफिनेशन। अच्छा, इसके बाद जो हमारा इसका ये सॉल्यूशन है, हम इसके कोड की तरफ चलते हैं। तो आई थिंक हाँ मैंने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिफाइन करना है यहाँ पे एनाग्राम को, ये पहले से ही मौजूद था हमारा एक हेल्पिंग फंक्शन इस एनाग्राम के नाम से है सेल्फ SNT। तो दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास, एक एस स्ट्रिंग है और एक यहाँ टी स्ट्रिंग है। एस और टी स्ट्रिंग्स जो दोनों हैं यहाँ पे, इनको हमने चेक करना है। सबसे पहले आप देखें लेंथ ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टी। अगर इन दोनों की लेंथ ही इक्वल नहीं है, इट मीन्स के एनाग्राम और नागाराम ये जो लिखा हुआ है दोनों के अंदर वर्ड सेम नहीं है। मतलब इसमें हमारे पास एनाग्राम है और जहाँ पे लेट सपोज एम नहीं है इसमें, ये मिसिंग है, तो हम यहाँ से ही बता सकते हैं कि ये दोनों सेम नहीं है, इनकी लेंथ डिफरेंट है, और दे कैन नॉट बी एनाग्राम्स, और यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद हम एक एम्प्टी डिक्शनरी लेंगे और उसके अंदर करेक्टर्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से हमने नेक्स्ट वाले टैब में किया था। तो एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी काउंट करेगी यहाँ पे एस स्ट्रिंग की। सबसे पहले हमने एस को चेक करना था, और उसके हिसाब से हमने दूसरी टी स्ट्रिंग को हम उसकी फ्रीक्वेंसी को फिर बाद में चेक करना था। तो पहले हमने चेक करना था एस की फ्रीक्वेंसी को फॉर करेक्टर्स इन एस, ये करेक्टर्स ही काउंट करने हैं हमने। करेक्टर काउंट CHAR का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, करेक्टर काउंट डॉट गेट करेक्टर, 0 से स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर ये ऐड होते जाएंगे जितने भी करेक्टर यहाँ पे पहले के अंदर मौजूद थे एनाग्राम के नाम से जो है। उसके बाद हमने जब इसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी स्ट्रिंग में चेक करनी है, दूसरी स्ट्रिंग हमारे पास टी है, ये पहले वाले में डिलीट कर देता हूँ। ओके,
अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी स्ट्रिंग है, इसके हिसाब से हमें देखना है, चेक करना है। तो हमारे पास टी स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स जो हैं उनको हमने इस हिसाब से देखना है। इफ़ करेक्टर इन करेक्टर काउंट, अब हमने एक एक करके इनको कम करते जाना है और चेक करना है कि मैच करना है कि वो पहले वाली के अंदर मौजूद है या नहीं। इफ़ करेक्टर काउंट 0 तक आ जाता है तो हम डिलीट करेंगे करेक्टर को, रिमूव इफ काउंट रीचेस टू 0। अदरवाइज हम इसका रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि वो हमारे पास एस के अंदर मौजूद नहीं है। अगर एस के अंदर मौजूद थे तमाम की तमाम, ये यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, तो वो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। लास्ट में हम चेक करेंगे लेंथ ऑफ करेक्टर काउंट इज इक्वल टू 0। डिक्शनरी हमारे पास एम्प्टी है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वो एक एनाग्राम है। इन तमाम लेटर्स जो हमारे पास एस के अंदर मौजूद थे उनको हमने एक एम्प्टी से डिक्शनरी के अंदर स्टोर किया। फिर हमने टी में जहाँ पे चेक किया कि अगर वो इसके अंदर मौजूद हैं तो वहाँ से हम उनको रिमूव करते गए। रिमूव करने के बाद हमने बता दिया कि इनका काउंट सेम है, तो ये रिटर्न हो जाएगा 0। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास अब मज़ीद करेक्टर इसमें मौजूद नहीं है, तो ये एक एनाग्राम है। तो ये कोड था, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ये वैसे मैंने चेक किया है। सर लाइन 20 के बाद समझाइए थोड़ा सा। ओके, लाइन नंबर 20 में हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हम आप देखें, सबसे पहले ये इसको हम 17 से ही समझना शुरू करते हैं। तो लाइन 17 पे हमारे पास पहले हमने बताया कि हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसके अंदर एलिमेंट्स को हमने स्टोर किया हुआ है। अब टी के अंदर जो करेक्टर्स हैं उसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो हमारे करेक्टर वही हैं जो एस वाले करेक्टर्स हैं या उससे डिफरेंट हैं। तो एस वाले तमाम करेक्टर्स जो थे वो हमने एक डिक्शनरी के अंदर सेव किए हैं। तो करेक्टर इन करेक्टर काउंट, अब जहाँ पे आप देखें हम एक एक करके कम कर रहे हैं। ये जहाँ पे जो नागाराम लिखा हुआ है, ये वाला टी वाला, तो टी के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले एन चेक होगा, ए चेक होगा, जी, इस तरह से सारी स्ट्रिंग ये वाली चेक होगी। तो ए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक को कम करेंगे और हम देखेंगे कि अगर ये तमाम ही यहाँ से रिड्यूस हो रहे हैं और इसका काउंट जो है बिल्कुल 0 पे 0 तक आ चुका हुआ है, ठीक है, तो जो जो यहाँ पे मैच हो रहा है उसको हम यहाँ क्या करते जा रहे हैं, उसको हम वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने का मतलब ये है कि पहले हमने एन को रिमूव किया क्योंकि जहाँ पे मौजूद है, ए को भी, जी, ए, आर, इन तमाम को हमने रिमूव किया। ये तमाम रिमूव हो गया तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसके काउंट को, जो हम इसका काउंट बना रहे थे। जहाँ पे काउंट 0 पे आ गया तो हम कह सकते हैं कि रिमूव इफ काउंट रीचेस 0। एल्स हम कह सकते हैं कि करेक्टर इन इज नॉट इन एस, रिटर्न फॉल्स। अगर ये उसके साथ मौजूद थे तो फिर ये ट्रू इसका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज ये इसको फॉल्स करेगा। समझ आइए इसकी। जी सर। कि कोई और क्वेश्चन? ओके सर, कोई और है? जी कोई और करना चाहता तो कर दे क्वेश्चन। अच्छा सर, है ना सर, आप काइंडली बताना चाहेंगे, वैसे मैंने ये फर्स्ट टाइम ही मेरा सेशन है ये वाला, तो इस तरह से लाइक अभी पार्टिसिपेंट्स इसमें यानी कि आते भी रहे हैं और जाते भी रहे हैं, बहुत कम है। तो
मतलब नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होता है? एक सेशन अगर आपने कर लिया है तो उसके बाद क्या होता है? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइक ये मेरा पहला सेशन था ना यहाँ पे, जिसमें ओके। मैंने मैंने एज ए प्रेजेंटेशन जिसमें यानी कि दी है, मैंने क्वेश्चन वगैरह किए, सॉल्व किए हैं। ये फर्स्ट सेशन था मेरा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे तो पार्टिसिपेंट्स जिस तरह से आते रहते हैं, एक सेशन में भी, दूसरे में भी, मल्टीपल सेशन में, क्या हम किसी और सेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं? और क्या ये वाला सेशन अगर कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, जो वो उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने प्रेजेंट किया होता है, वो मतलब नेक्स्ट में प्रोसीड करते हैं, खुद से अप्लाई करते हैं पहले, या खुद से ही जाके प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि जो 12 AM वाला सेशन है उसकी अलग से एक लिस्ट है जी सर, आप किसी में क्वेश्चंस। भी जाके कर सकते हैं, किसी में भी। अच्छा, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पहले से सॉल्व होते हैं, लाइक 50% से ज़्यादा सॉल्व हो चुके होते हैं वो आई उनमें। थिंक वो सेशन ना तकरीबन 1-2 महीने से चल रहे हैं, 2 महीने से ना वो वाले, इसलिए। ये जो अभी हम जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, ये तो अभी फ्रेश फ्रेश ही शुरू हुआ है, लास्ट संडे से स्टार्ट हुए हैं जी ये जी वाले। बिल्कुल, ऐसा ही है। तो आप किसी में भी जाके कर सकते हैं, आप उनसे पूछ लें, जो भी ट्रेनर है, जो मॉडरेटर है, उनसे पूछ लें। अगर वो आपको इजाज़त देते हैं तो बिल्कुल कर लें। ये एक ओके। ये वाला हो गया 11 PM, 12 PM। एक आई थिंक सुबह भी होता है, 7 AM भी होता है। किसी में भी जाके आप कर सकते हैं, बाकी में सही कर सही। सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको मैंने बताया, ये ज़्यादा फैंग वाले हैं, ये वाले। जी जी। थैंक यू सर। जी। सामने अब क्या करना है अब? सर कुछ लोगों ने शीट में नेम लिखा है बट उन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन। जी बिल्कुल। सर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन हम सेशन को एंड कर दें या अभी वेट करना है? आई थिंक 2-3 मिनट देख लेते हैं मिस।
सर अली मुर्तज़ा आपने प्रेजेंट करना है, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अभी मोबाइल से ज्वाइन किया, मैं फिर लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ, फिर हम कोई क्वेश्चन प्रेजेंट कर लेते हैं। यस श्योर सर। तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जी हमारी फैंक की वर्कशॉप है जो लास्ट संडे से स्टार्ट हुई थी, तो 7 डेज वर्कशॉप है ये। और कल हमारी last- मिस फिर ये कल आखिरी अब दिन होगा? सर ये मैं सर जुबैर जफर से कंफर्म करूंगी, देन ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। ओके। ग्रुप में ही हम सर से पूछ लेंगे। ओके। बाकी ग्रुप में किसी ने कोई क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया हुआ या कह रहे सारे खामोश बैठे हैं? सर हम कर चुके हुए सर हैं। जिन्होंने ये सर तो कोई मसला नहीं, कोई जो कोई और प्रिपेयर किए क्वेश्चन थे ओपन कर लें, कोई और क्वेश्चन ओपन कर लें। प्रिपेयर नहीं भी किया हुआ तो ओपन कर लें, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह तो वो खामोश तो नहीं ना फिर सेशन में बैठना ना। अभी अपना लैपटॉप सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं अपनी देर में भी कुछ प्रेजेंट कर दूंगा। ओके ओके। ये एक प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने पहले प्रेजेंट किया था, मैं उसी को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। और सर आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं या मैं कर दूँ? मैम आप कर दें अगर। मैं देख रहा हूँ, मेरा ये क्रोम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सर ये क्वेश्चन था बट मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, तो इसकी हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, देन इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं दोबारा। प्रॉब्लम नंबर है 39, कॉम्बिनेशन सम। इसमें हमने क्या करना था, गिवन एन अरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स कैंडिडेट्स एंड अ टारगेट इंटीजर टारगेट, return a list of all unique combinations of candidates where chosen numbers sum to target. You may return the combinations in any order. Same numbers may be chosen from candidates an unlimited number of times. Two combinations are unique मिस and आपकी आवाज लैग कर रही है। different. Uh, sir, नो मैम, अभी आवाज़ नहीं आ रही। तब तो कोई और पार्टिसिपेंट लीड कर दे स्टेटमेंट को। ओके। कॉम्बिनेशन सम। Given an array of distinct integers, candidates and target integer target, return a list of all unique combinations of candidates where the chosen numbers sum to target. You may return the combinations in any order. The same number may be chosen from candidates an unlimited number of times. Two combinations are unique if the frequency of at least one of the chosen numbers is different. The test cases are generated such that the number of unique combinations that sum up to target is less than 150 combinations for the given input. तो इसमें जो जी मुझे समझ आ समझ आई है सर आपको स्टेटमेंट की?
मैम जो मुझे समझ आ रही है कि हमें एक अरे दी हुई है जिसके अंदर कैंडिडेट्स भी हैं और टारगेट इंटीजर भी बताया हुआ है। लाइक जिस तरह एग्जांपल हम देखते हैं तो शायद इससे ज़्यादा समझ आएगी। कैंडिडेट्स 2 3 6 7, टारगेट 7 है। तो आउटपुट में 2 3 7 एंड दोबारा उसने 7 लिखा है इसमें। तो इससे आप अगर बताना चाहें। दैट मीन्स हमने वो वाले नंबर्स प्रिंट करवाने हैं जिनका सम हमारे पास 7 आ रहा है। जैसे 2 2 एंड 3, जब हम इनको सम कर रहे हैं तो हमारे पास 7 आ रहा है। और 2 को हम मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर रहे हैं, यानी हम एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें गिवन था। और दूसरा जस्ट 7 को ही लिया है क्योंकि 7 = 7। और सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, हमें 8 जो है ये टारगेट है। और हम इन नंबर्स को लाइक कर रहे हैं ऐड। 2 + 2 + 2 + 2, ये 8 बन गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे 3 + 3 6 एंड 7 8, एंड देन 5 + 3 भी 8। और लास्ट पे टारगेट 1 है, लेकिन हमारे पास इस लिस्ट में 1 नहीं है। तो 2 को हम किसी भी ऐड करके, लाइक 1 नहीं आ सकता ना, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास एम्प्टी है आउटपुट। तो इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। अच्छा, इस सॉल्यूशन की समझ आ रही है किसी को? मैम किसी ऐसे सोल्यूशन पहले को देखते सिलेक्ट हैं, ये रन भी कर रहे हैं। प्रोवाइड की हो। मैम डिस्क्रिप्शन क्लियर है, उसकी समझ आ गई। आप सोल्यूशन आप देख लें इनमें से कोई। सर मैंने पहले खुद से ट्राई किया था, बट वो सोल्व नहीं हुआ मेरे से। यहाँ से चूज कर लेते हैं, ये फर्स्ट वाला देख लें। सिंपल। जी जी। पहले चेक कर लेंगे, रन भी कर अच्छा, रहे हैं। इसमें ना पहले थोड़ी आई वाज थिंकिंग, इस पे ना पहले थोड़ी थिंकिंग कर लें, जरा देख लें कि लॉजिक किस तरह से बनेगी, फिर हो जाएगा। इम्प्लीमेंट करके देख लें। लाइक पहले आप ये देखें कि इसमें डाटा स्ट्रक्चर हम कौन सा यूज कर सकते हैं और इसमें किस तरह के डाटा स्ट्रक्चर यूज होंगे। लाइक ये ट्री का क्वेश्चन होगा या फिर ये ग्राफ का क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो मोस्टली इसमें ना जो मेरे पास सोल्यूशन है इस वक्त, वो है डीएफएस से। तो अब ये देखें कि ये किस तरह से, बस पे किस तरह से हो रहा है, या डीएफएस पे किस तरह से हो रहा है, या बैक ट्रैकिंग से भी किया हो तो वो किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से जरा लॉजिक बिल्डिंग करें, देन आप एक सोल्यूशन पे पहुंचेंगे जो भी आपको इजी लगेगा, तो वो फिर हम डिस्कस करते हैं। यस मैम। ठीक है, हम देख लेते हैं। हमें ऐसे नंबर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए जिनका सम हमारे पास टारगेट के इक्वल आ जाए, राइट। और हमें जो अरे गिवन है, इसके हम एलिमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकेंगे। तो इसकी अप्रोच कोई शेयर करना चाहेगा? अगर आप इसको मतलब क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं तो मतलब हमने ये सोचना है कि हमने लॉजिक बिल्डिंग बेसिकली करना सीखनी है कि हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपका माइंड जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो लॉजिक है ना वो डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। अब जैसे हमने काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो उन्होंने बोला है कॉम्बिनेशंस सम, ठीक है। तो हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस में हमारे पास कितनी वैल्यूज होती हैं, यानी कि हमारे पास 2 आ रहे हैं ना, तो 2 से हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज बनेंगी, ठीक है। 1 है, 2 है, ठीक है। अब हम मोस्टली डिफरेंट जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यूज है ना, हमने उसके पास भी जाना है, और जो हमारे पास न्यू वैल्यूज आएंगे ना, हमने उसके पास भी जाना है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को ना माइंड में रख के फिर हम लॉजिक सोचते हैं कि अच्छा ये क्या हमारे पास एक अरे, ये जैसे हमारे पास एक अरे दी हुई है, तो क्या ये एक अरे के साथ होगा, क्या ये एक स्टैक के साथ हो सकता है,
क्या ये बाइनरी सर्च के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स अपने माइंड में लाएंगे ना। फिर आप सोचेंगे कि अच्छा हमारे पास ना एक डाटा स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसका हम ट्री बनाते हैं, ट्री डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें हम फर्स्ट नोड पे जा सकते हैं, फिर प्रीवियस नोड पे जा सकते हैं, उसको बैक ट्रैक करके जा, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉजिक बिल्डिंग करेंगे तो फिर ज्यादा बेटर रहता है कि फिर आपको याद रहती है कि हमने ये लॉजिक डिस्कस की थी, ठीक है। तो इस तरह से थिंक कर किया करें। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं भी है सेशन में तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन ओपन करके तो इस तरह से किया करें। तो मैम मुझे लगता है कि इसको हम बैक ट्रैक से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक इस जिस तरह से उसकी रिकर्सिव कॉल्स होती हैं। लाइक हमारे पास टारगेट अगर 7 है, तो सबसे पहले हम 2 को सिलेक्ट करेंगे ये। हाँ सर, और आपकी वॉइस कट हो गई या शायद मेरी तरफ इशू है। हेलो, आवाज़ आ रही है आप? जी जी सर, आपकी आवाज़ ठीक है। ओके। अच्छा, जो मेरे माइंड में चीज़ आ रही थी वो ये थी कि हम इसको बैक ट्रैकिंग से अगर सॉल्व करने की ट्राई करें। लाइक हमारे पास जो टारगेट है वो है 7, 2, 3, 6 एंड 7, इनको हमने यूज़ करना है यहाँ पे। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, और उसके क्योंकि यहाँ पे हम रिपीट भी कर सकते हैं नंबर्स, तो सबसे पहले अगर हम इसमें 2 दोबारा ऐड करेंगे एंड अगेन, तो 2 + 2 + 2, तो ये 7 के इक्वल नहीं आएगा। तो हम यहाँ से दोबारा बैक ट्रैक करेंगे और 2 के साथ ऐड कर लेंगे फिर 3 को। तो 2 एंड उसके बाद 2 एंड फिर 3, तो 2 + 2 4 + 3 7, तो ये वाला यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो बाकी कम्बिनेशंस भी हमने इसके फाइंड करने हैं। तो 2 के साथ 3 को हम अगर 2 टाइम करेंगे, 3 + 3 6 एंड 2, ये 8 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो दोबारा ये बैक ट्रैक करेगा। लाइक जो यहाँ पे 7 जिस कम्बिनेशन का रिजल्ट आ जाता है उसे हम ओके कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे, और जो नहीं आता उसको हम वहाँ पे क्रॉस करेंगे और दोबारा बैक ट्रैक करेंगे। अगर हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 + 3 6 होगा। और ये भी अब 3 + 3 6 है तो नहीं आ रहा, इसके साथ अगर 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसको दोबारा बैक ट्रैक करना पड़ेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट है 6, तो 6 एलिमेंट जो है ये वैसे भी इसके साथ 2 3 या 7 ऐड करके 7 टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते। तो लास्ट हमारे पास 7 है, 7 इट सेल्फ टारगेट है, तो ये भी एक किस्म का आउटपुट में रिजल्ट इसका आना चाहिए। तो फाइनल जो इसकी आउटपुट आनी चाहिए वो फिर 2 कॉम्बिनेशन ही आएगी, जिस तरह भी मैंने यहाँ पे इसको मैं अगर एनोटेट कर दूँ, सेकेंड, एनोटेट मैं कर सकता हूँ इस तरफ से। जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। जी जी। अच्छा, ये यहाँ पे हैं 2 3 6 7, तो मैंने कहा कि हम इसको बैक ट्रैक अप्रोच यूज़ करेंगे 7 टारगेट को अचीव करने के लिए। हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 को हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले देखेंगे इसके साथ क्या हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें रिपीट भी कर सकते हैं 2 + 2 + 2, तो ये हमारे पास 8 बन रहा है। अगर 2 टाइम करेंगे तो 6 बन रहा है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ये हमारा आउटपुट में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये वाले कॉम्बिनेशन की बजाय हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे जाते हैं 2 + 2 + 3, इसको बैक ट्रैक अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो है 2 + 2 + 3, ये यहाँ पे अचीव हो रहा है। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे अगर हम जाएंगे तो सिर्फ हम 2 + 2 से भी काम नहीं चला सकते, ये भी इसमें काउंट नहीं होगा, ओनली 3 भी इसके अंदर काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 एंड 7 है, तो सिर्फ ओनली 6 से भी काम नहीं चलेगा, लास्ट वाला 7 जो है वो इट सेल्फ इसके अंदर ऐड होना चाहिए। तो सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे मिले हैं हमें, 2 + 2 + 3 और 7 इट सेल्फ। तो आउटपुट में भी हमारे पास यही है। तो बैक ट्रैकिंग अप्रोच यूज़ करके हम इसको मेरे ख्याल में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैम ने यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ है, उस कोड में देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्या वहाँ पे भी बैक ट्रैकिंग अप्लाई की हुई है या कोई और टेक्निक है। तो अगर कोई और ऐड करना चाहे इसमें कोई चीज़। सर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके सर। थैंक यू। तो इस क्वेश्चन में जिस तरह मैम ने स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन की, अभी सर कैसर ने भी सोल्यूशन एक्सप्लेन किया। तो सोल्यूशन इसका बैक ट्रैकिंग है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हम समझते हैं पहले कि हमारे पास दो चीज़ें, हम एक कम्बिनेशन बनाने हैं। हर वो कम्बिनेशन
जिससे हम टारगेट को अचीव कर सकें। 7 हमने नंबर्स का सम है, अगर हमारा 7 हो जाता है तो वो कॉम्बिनेशन हमारा काम का है। ठीक। अब मैंने अगर स्टार्ट करना है तो मेरे पास 4 नंबर्स हैं, 2, 3, 6 एंड 7, राइट। अब मैं किसी भी कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करूं तो मैं चारों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट करता हूँ। अब आगे मेरे पास अगेन चारों नंबर्स की ऑप्शन है, 2, 3, 6 एंड 7। द रीजन वाई, बिकॉज कि हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं इनफिनिट टाइम्स, हम इसको रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अगेन 2 को चूज किया, अब मैंने 2 को यहाँ पे अगेन चूज कर लिया, तो अब यहाँ पे अगेन मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ और अगेन चारों के चारों नंबर की पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज नंबर्स इनफिनिट टाइम रिपीट हो सकते हैं। ठीक। मैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमें बैक ट्रैकिंग जो है ना, वो किस तरह से वर्क कर रही होती है, हमें समझ आए। ठीक, रिकर्जन किस तरह कॉल हो रही होती है। अब यहाँ पे अगेन मेरे पास चारों नंबर है, मैंने लेट से फिर 2 को ही सिलेक्ट कर लिया। इससे नीचे मैं फिर दोबारा जाऊंगा, फिर मैं दोबारा 2 को सिलेक्ट कर लूंगा। वो स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर हो रहा है। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब मैं यहाँ पे इस 2 को सिलेक्ट करूंगा तो क्या मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही कि मेरा जो सम है वो इस टारगेट से ज्यादा हो गया? ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन मेरा वर्क नहीं कर रहा। ऐसा ही है। मैं 3 के साथ ट्राई करूंगा, 3 के साथ भी एग्जैक्टली। सम 3 के साथ भी सम ज्यादा हो रहा है, नहीं अचीव हो रहा है। 6 के साथ भी, 7 के साथ भी। इसका मतलब ये कि इस 2 के साथ मेरे जितने कॉम्बिनेशन है ना, वो सारे फॉल्स हैं। उनमें से कोई भी मेरा ये इस रूट से ऐसे, लाइक रूट ये बनेगा कि पहले 2 को सिलेक्ट करो, अगेन 2 को सिलेक्ट करो, अगेन 2 को सिलेक्ट करो, इसके बाद मैं कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लूँ, 2, 3, 6 एंड 7। मैं इसमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लूँ, कोई भी मेरा वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इसको हम कैंसिल करेंगे, इसकी जगह पे अब नया नंबर लेकर आएंगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिस तरह रिकर्जन और ट्री लाइक स्ट्रक्चर में समझाया जाता है ना, मैं उस तरह समझाऊँ। आपका किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछिएगा। अब यहाँ पे 2 वाला तो नहीं चला हमारा, अब हम 3 को सेलेक्ट करके देखते हैं, बिकॉज इससे नेक्स्ट नंबर हमारा यही है। ओके, अब हमने 3 को सेलेक्ट किया, तो क्या हमें आगे जाने की जरूरत है? नहीं। द रीजन इज, ना हम टारगेट से छोटे हैं ना हम टारगेट से बड़े हैं, हम टारगेट के इक्वल आ गए। तो ये वो एक कॉम्बिनेशन है जो हमारे टारगेट के इक्वल हो गया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, राइट। आई थिंक ये अच्छे से एक्सप्लेन होता है, ये समझ आती है बात। ओके जी, 3 हो गया। अब मैं 6 को सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा? मैं टारगेट से ज्यादा सम हो रहा है, इससे मैं आगे भी मूव नहीं करूंगा। 6 को भी स्किप कर दिया, 7 पे चले। 7 पे जाए, सम अगेन ज्यादा हो जाता है, इसको भी स्किप कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 2 के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए। अब मैं 2 के बाद इस 3 के साथ ट्राई करूंगा, तो 3 के बाद अगेन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पहले रेज कर देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है कि क्या क्वेश्चन है और किस तरह से चीजें वर्कआउट कर रही हैं? यस सर, समझ आ क्लियर रहा है है? बिल्कुल। जी जी सर। चलो जबरदस्त हो गया। ओके जी, अब 3 को अगर सेलेक्ट किया है तो क्वेश्चन ये है कि 3 के बाद कौन कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे? सारे नंबर आएंगे, 2, 3, 6 एंड 7। अब यहाँ पे आएंगे तो फिर 2 को सेलेक्ट करेंगे। अब 2, 3, 2, ये तो पहले अगेन है, इसको तो हम नहीं करेंगे। इसको करते हैं, सम ज्यादा हो जाता है, इसको करते हैं, सम ज्यादा हो जाता है, इसको करते हैं, सम ज्यादा हो जाता है। कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना। 3 को भी हमने इग्नोर कर दिया। 6 पे आए तो 2 + 6 ये अभी ज्यादा सम से ज्यादा हो गया है, 2 + 7 अभी सम से ज्यादा हो गया है। तो इस 2 के भी सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो गए। अब हम आगे 3 पे। ये बात समझ आई है? अगर ये बात समझ आई है ना, तो बिलीव मी आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया, आपको बैक यस ट्रैकिंग की समझ क्लियर। आ गई है। इसी तरीके से जब 3 के आगे कोई कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेगा, 3 सेलेक्ट, 3 कैंसिल, 6 कैंसिल, लास्ट 7 है, जिसका हम उसी वक्त उसका टारगेट अचीव हो जाएगा। जी, जी, 2 मिनट सिर्फ, उसका टारगेट अचीव हो जाएगा। इसके बाद कोई कॉम्बिनेशन कॉल नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2, 2, 3 एंड 7, ये 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास बने हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में शो हो गए। क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ है?
यस सर। जबरदस्त हो गया। तो अब आगे मैम आप कोड की डिस्कशन स्टार्ट करें, फिर हम आगे इसको देखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। जी जी सर, मैम ये कह रही थी कि ये जो कोड है, मैम ने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन ये जो कोड है ये इसमें मेरे ख्याल में बैक ट्रैकिंग मुझे तो नज़र नहीं आ रही। ये कोई और ही टेक्निक यहाँ पे यूज़ हुई है, अगर आप इसमें देखें तो। सर मैं कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके जी, हम लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है। कोड स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 3 से, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो आप पूछते जाना साथ साथ ही। ना हम लेट्स लाइन नंबर 3 के साथ चलते हैं। लाइन नंबर 3 पे हमारी एक सिंपल अरे बनी है, ठीक। सिंपल अरे डिक्लेयर हुई है, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन तो बाद में आएगा, फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया। मैं एनोटेशन ऑन कर लेता हूँ, हाँ जी। ये हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया। इसको 3 पैरामीटर जा रहे हैं, 0, एम्प्टी अरे एंड अगेन 0। और इसने मुझे रिटर्न क्या करने हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन जो मेरे टारगेट के इक्वल हैं, ठीक। सिंपल। हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि इसमें बैक ट्रैकिंग किस तरह से कॉल हो रही है। अच्छा, अब मेक कॉम्बिनेशन के अंदर एक पैरामीटर है IDX का, एक है कॉम्बिनेशन जो कि अभी यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट थी या एम्प्टी अरे है, राइट। और टोटल का, टोटल है अभी हमारा 0 नंबर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर्स आए हैं, हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे टोटल हमारे पास 0 था। क्या 0 इक्वल इक्वल होता है टारगेट के? नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गई। हम लाइन नंबर 10 पे आ गए। किसी को क्वेश्चन होगा, आपने मुझसे उसी वक्त रोक के पूछना। लाइन नंबर 10 पे आ गए, टोटल से टारगेट बड़ा तो नहीं हो गया ये लाइन, ये इतनी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये कंडीशन हमें लगाने की क्या जरूरत है यहाँ पे कि टारगेट जो है वो टोटल से बड़ा तो नहीं हो गया। द रीजन इज, मैंने अभी जो एक ट्री बनाया था इस तरह करके 2 3 6 एंड 7, यहाँ पे अगेन 2 3 6 एंड 7, यहाँ पे अगेन 2, यहाँ पे अगेन 2, बिकॉज यहाँ पे वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये तो इस तरह करके बैक ट्रैक करते नीचे चलता जाएगा। हमने इसको किसी जगह पे रोकना भी तो है, इसे हम बेस कंडीशन कहते हैं रिकर्जन के अंदर, राइट। तो ये हमारी वो दो बेस कंडीशंस हैं। नंबर 1 इज कि हमारा यहाँ पे जो टोटल है वो टारगेट से अगर बड़ा हो गया तो इसका मतलब वो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन नहीं है, हमने बैक ट्रैक कर देना है, रिटर्न कर देना है। यहाँ पे अगर हमारा सन 7 है तो ये 2 2 एंड 2 यहाँ पे इन चारों को मिला तो 8 बन जाता है। अब ये चार मिला के कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, इसका मतलब ये कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम इसको रिटर्न करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। आई थिंक ये बात समझने में आसान है। क्वेश्चन हो तो पूछते जाइएगा। पहली कंडीशन हमें समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है, ये वाली, IDX लेंथ ग्रेटर देन कैंडिडेट, ये क्या है? एनीवन? सर इंडेक्स की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी लेंथ ऑफ कैंडिडेट से ज्यादा होगी, मतलब वो ओवरफ्लो हो जाएगा ना, एरे से बाहर चला गया। उस चीज को देखना चाह रहे हैं, सही है। लाइक एग्जाम्पल नंबर, अगर हम 2 में देखें, 2 3 5 8 टारगेट है वहाँ पे, और यहाँ पे इन साइड हमारे पास 9 होता, तो ये इसकी बात हो रही है। सर फैजान, आई यहाँ थिंक ना पे हम, जी जी मैम। और यहाँ पे हम चेक करें कि इंडेक्स अगर ग्रेटर देन या इक्वल हो रहा है लेंथ ऑफ कैंडिडेट्स, मींस ये वाली अरे की जो लेंथ है इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। मैम इससे तो हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम इसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? सर ये इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो लेंथ की अगर बराबर आ गया तो मतलब लेंथ से इंडेक्सिंग लेंथ से कम होती है ना, 0 से लेके लेंथ -1 तक होती है। तो लेंथ के बराबर है या लेंथ से ज्यादा इंडेक्स हो जाएगा तो वो गलत इंडेक्स, वो एरे का इंडेक्स नहीं बनेगा, ओवरफ्लो हो गया, एरे से बाहर चल गया। ओके सर, मैं आपकी बात समझ गया। जो सर फैजान ने और मैम ने भी बात समझाई है, तो मैं थोड़ी सी विजुअलाइज करवा देता हूँ। जो ये IDX है ना, ये IDX जो है, ये किस चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहा है? वो इस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि हमने कहा कि हमारे पास चार नंबर्स हैं, 2 3 6 एंड 7। जब हमने इससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में जाना है तो अगेन 2 3 6 एंड 7, ठीक।
अब यहाँ पे जो ये IDX है ना, ये इसके इंडेक्स को कॉल करेगा, इंडेक्स को के साथ डील करेगा। ये एक्चुअल में इंडेक्स है। अगर 2 के साथ हमारी कॉम्बिनेशन नहीं बनी तो IDX के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, जिस तरह यहाँ पे हो रहा है। ये इंडेक्स के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, तो वो 2 की बजाय अब 3 को के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की ट्राई करेगा। 3 के साथ नहीं बना तो वो 6 के साथ बनाने की ट्राई करेगा। सर एक तो दो ये वो, एक्सप्लेन करना दोबारा ये। सर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। ये हमने स्टार्टिंग में बात किया है कि हमारे पास 4 नंबर्स हैं। हमने हमने इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाने, इस अरे के साथ 2 3 6 एंड 7, राइट। तो अगर हमने एक दफा 2 3 6 एंड 7 में बार बार ट्री इसलिए बना रहा हूँ ताकि बैक ट्रैकिंग समझ में आए, ताकि रिकर्जन समझ में आए कि रिकर्जन क्या होती है। अब मैंने ये बना लिया। अब इसके बाद ये तो मेरा टारगेट के इक्वल नहीं ना, तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन को कहा कि ये 4 नंबर दोबारा पकड़ो और इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करो, राइट। अब उसको किस तरह पता चलेगा मैंने कौन से इंडेक्स के साथ बनाने हैं? अगर तो एक कंडीशन ये होती कि इससे आगे वाले सिर्फ करने हैं, मैं इसको इजी रखता हूँ। अब यहाँ पे अगर लेट से 2 के साथ मैंने कॉम्बिनेशन बनाने की ट्राई की और कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो मैंने इस इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे जिस तरह ये हुआ है कोड में, वो क्या होगा कि वो जो पॉइंटर होगा वो 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। 3 के साथ भी कॉम्बिनेशन नहीं बना तो वो एक इंक्रीमेंट होके 6 पे चला जाएगा। तो एक्चुअल में ये IDX क्या है? ये कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए इंडेक्स है, जो कैंडिडेट्स की अरे के ऊपर पॉइंट करेगी और उसके डिफरेंट नंबर के साथ हम कॉम्बिनेशन बना सकेंगे। समझ आती है ये बात? ओके। यस सर। सर नहीं समझ आई, दोबारा पूछें। चले, आई आई थिंक होप सो समझ आ गया। अच्छा, एक कंडीशन उन्होंने ये दी हुई थी और सेकंड कंडीशन उन्होंने एक ये दी हुई थी, ये 150 कॉम्बिनेशन फॉर द गिवन इनपुट। आई थिंक ये भी कहीं कोड में डील हुई होगी, इज लेस देन 150 कॉम्बिनेशन फॉर द गिवन इनपुट। खैर अभी हम आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ना कॉम्बिनेशन की जिस तरह ये हमने ये एम्प्टी अरे भेजी है ना, ये कॉम्बिनेशन की एक अरे बनती जाएगी। वो हम बनाते हैं किस तरीके से? हमारे पास 0 एंड 0 के साथ ये जब फर्स्ट टाइम कॉल हुआ है तो कॉम्बिनेशन तो कुछ भी नहीं है, ठीक। कॉम्बिनेशन की अरे यहाँ पे एम्प्टी आई है, मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी अरे बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी ये कंडीशन भी फॉल्स है एंड ये कंडीशन भी फॉल्स है, बिकॉज टोटल जो है टारगेट से बड़ा नहीं है और IDX जो है वो भी लेंथ से बड़ा नहीं है। तो कॉम्बिनेशन के अंदर उसने सिर्फ कैंडिडेट के IDX पे जाके एक नंबर उसने अपेंड कर दिया। अब ये क्या हो रहा है? कैंडिडेट्स में मैं देखूं तो क्या है? ये 2 3 6 7, राइट। और IDX में क्या है? IDX में मेरे पास 0 पास हुआ भाई यहाँ पे, ये राइट। और इसने क्या कहा कि कॉम्बिनेशन में अपेंड कर दो, तो मैं यहाँ पे अपेंड कर दूं, राइट। अब उसने क्या किया? उसने कहा कि जी मेक कॉम्बिनेशन, और IDX जैसे कि 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 आई हुई थी IDX के अंदर, वही 0 पास हो गया। कॉम्बिनेशन जो कि यहाँ पे 2 के साथ अपडेटेड होकर यहाँ पे वो पास हो गया। और टोटल के अंदर, टोटल की यहाँ पे पहले 0 वैल्यू पास हुई थी। ये कैंडिडेट IDX की वैल्यू यानी कि जो 2 है वो ऐड होके पास हो गया। ये बात समझ में आती है? ये पाइथन ट्यूटर हो तो बहुत अच्छे से विजुलाइज हो जाता है। ये बात समझ आइए, कंफ्यूजन है? प्लीज एनी फीडबैक, समझ सर आइए ये तो भी। लाइन नंबर यस 14 सर क्लियर है। इन बता दें। जी मैम, कौन सा? लाइन नंबर 14। लाइन नंबर 14 मैम। लाइन नंबर 14 में ये स्टार्टिंग में क्या लिखा है? ये मेक कॉम्बिनेशन, ये क्या है? सर ये फंक्शन। फंक्शन, एग्जैक्टली ये फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है सिंपल, और उसके अंदर पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये मेक कॉम्बिनेशन के अंदर ही मेक कॉम्बिनेशन कॉल हो रहा है, ऐसा ही है ना? यस सर। इसे रिकर्जन कहते हैं। तो इससे ज्यादा कुछ चीज ना समझ आई हो तो पूछें। यस सर क्लियर है। थैंक यू। अब यहाँ पे ये जो है ना, अब
फॉर एग्जांपल ये 2 के साथ दोबारा मेक कॉम्बिनेशन कॉल हो गया। मैं थोड़ी सी रेजिंग करता हूँ पहले। ओके, अब हमने दोबारा से नेक्स्ट कॉल करनी है। मेक कॉम्बिनेशन दोबारा कॉल हो गया। यहाँ पे टोटल जो है, टोटल के अंदर अब क्या वैल्यू है, टोटल के अंदर टू वैल्यू है। तो ये तो टारगेट 2 के इक्वल नहीं है। और आगे आए तो ये 2 जो है वो 7 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। इसने यहाँ पे मेक कॉम्बिनेशन ने अगेन 2 अपेंड कर दी। मुझे समझाएगा उसने क्यों 2 अपेंड कर दिया? सर क्योंकि है ना, एनीवन? क्योंकि अभी 2 हमारा वो था, इंडेक्स जो है ना वो भी 0 है हमारा, तो वो 2 ही आया हमारे पास, क्योंकि वो एक सेम वालों को भी हम चेक करेंगे ना, और डिफरेंट वालों को भी चेक करेंगे। तो अभी सेम वालों का यहाँ रिकर्शन चल रहा है, तो डिफरेंट वालों का अलग अलग वाली जो स्टेटमेंट है, जो नेक्स्ट रिकर्शन वाली स्टेटमेंट है वो चेक। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। ये जो सर प्रधान ने बात की, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो? एनीवन? क्लियर है सर। चलो, थैंक यू। ओके जी, जिस तरह अभी हम लोग एक ट्री बना रहे थे, 2 के बाद अगेन 2 के साथ कॉम्बिनेशन, अगेन 2 के साथ, अब ये आपको फील हो रहा है कि जो ये कॉम्बिनेशन है ये उस ट्री का ट्रैक रख रही है। फील हो रहा है? आई थिंक हो रहा यस होगा। सर। चलो जी, थैंक यू। ओके, अब ये 2 अपेंड हो गया। अगेन आगे आते हैं मेक कॉम्बिनेशन, अगेन आगे वो रिकर्सिव कॉल हो रहा है, और अगेन आईडीएक्स के अंदर 0 ही पास हो रहा है। कॉम्बिनेशन के अंदर ये अपडेटेड कॉम्बिनेशन जो ये अरे बन गई है, ये पास हो रही है। और टोटल के अंदर पहले 2 था, अब 4 हो गया। राइट? आई थिंक सिंपल है, मुश्किल नहीं है, इससे मैं आगे जाने दे रहा हूँ। ठीक, दोबारा मेक कॉम्बिनेशन कॉल हुआ अगेन। यहाँ पे टोटल टारगेट इक्वल नहीं है, एंड टोटल जो है वो टारगेट से भी बड़ा भी नहीं हुआ। तो मेक कॉम्बिनेशन ने अगेन यहाँ पे दोबारा 2 अपेंड कर दिया। अब ये जिस तरह ट्री हमारा यहाँ पे बना था 2 3 6 एंड 7, यहाँ पे 2 3 6 एंड 7, 2 3 6 एंड 7, तो ये हमारी इस तरह का कॉम्बिनेशन बने थे ना। तो अब ये देखें, क्या ये वही नंबर्स नहीं है? अभी जब यहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स होगी, हम बैक ट्रैक करके वापस ऊपर आएंगे, तो हम ये देखेंगे कि वो कॉम्बिनेशन की अरे ही है जो कि इन सब चीजों को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। ओके, आगे चलते हैं अब हम। अब यहाँ पे हमारे पास अभी तक 6 बन चुका है, टोटल के अंदर 6 आ चुका है। ठीक, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक, ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे मेक कॉम्बिनेशन का फंक्शन कॉल होता है। अब यहाँ पे आते हैं, टोटल इक्वल नहीं है, टोटल अभी बड़ा भी नहीं है। उसने यहाँ पे मेक कॉम्बिनेशन में अगेन 2 को अपेंड कर दिया, 2 को अपेंड किया। अब यहाँ पे टोटल जो है वो 8 के इक्वल हो गया। राइट? अब यहाँ पे हम ऊपर आए तो ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन बड़ा है। ये कंडीशन 2 हो गई है। यस सर। टोटल जो है वो टारगेट से बड़ा। जी सर, तो जी मैं सर। तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, ये जो कंडीशन है इफ टोटल ग्रेटर देन टारगेट, ये अगर हम कंडीशन नहीं लगाते तो ये इन्फिनिटी पे चला जाता है हमारी इक्वेशन, ये कभी रुकता ही नहीं, क्योंकि ये 2 को प्लस करता रहता है, उसको पता ही चलता कब रुकना है। तो हमने टोटल ग्रेटर देन टारगेट लिखा है ना, तो जब 8 हुआ ना तो अब ये रुक गया यहाँ, क्योंकि रिटर्न कर देगा यहाँ, तो हमारी रिकर्शन रुक गई। हमें रिकर्शन को रोकना भी होता है, यानी कि उसको चलाते ही रहे, तो उसकी कोई केस रखना पड़ता है उसके। यस। बिल्कुल सर प्रधान, और इसी चीज का नाम बेस केस होता है। ये कहाँ पे जाके आपने रिकर्जन को रोक देना। ओके, अब यहाँ पे इसने रिटर्न कह दिया। अब रिटर्न के बाद हम यहाँ पे आए, तो हमने एक्चुअल में फंक्शन यहाँ पे इस लाइन से कॉल किया था। तो जब जिस लाइन से फंक्शन कॉल हुआ होता है, रिटर्न भी उसी लाइन पर होता है। ऐसा ही है? ओके, अब कॉम्बिनेशन में है तो उसके बाद कॉम्बिनेशन से पॉप कर दो। ये हमने पॉप कर दिया। पॉप कर दिया मतलब ये कि ये जो ये करके हम इस तरह के ट्रेस बना रहे थे ना, कि इस 2 के साथ हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बना, एक्सीड हो गया। अब यहाँ पे हमने इस नंबर को पॉप कर दिया, इस नंबर को कैंसिल करके हमने इधर से आगे जो ये ट्री बन रहा था ना, हमने इस पाथ पे नहीं जाना, ये हमारे कॉम्बिनेशन में नहीं आता। ओके, अब हमने अगेन आगे मेक कॉम्बिनेशन का फंक्शन कॉल किया, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, हमने आईडीएक्स में +1 कर दिया। आईडीएक्स में +1 क्यों किया? ताकि हमारा जो यहाँ पे 2 3 6 एंड 7 हमने कॉम्बिनेशन बनाने थे सबके, ये 2 के साथ हमने ट्राई कर लिया, हमारा नहीं बना।
अब एक इंडेक्स आगे एक्सीड करो और यहाँ पे अब इस नंबर के साथ ट्राई करना, और टोटल के अंदर हमने प्लस नहीं किया जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। क्यों? क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि हमारा ये सारा कॉम्बिनेशन एक्चुअल में सही जा रहा है, लेकिन वो नहीं जा रहा था। राइट? क्लियर होती है? कोड क्लियर होता? एनीवन? यस सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। यस सर, थैंक क्लियर है। थैंक यू सर। हाँ, ओके बाद हमने फिर IDX प्लस वन के साथ कॉल किया, तो अब यहाँ पे हमारा वो जब इस लाइन पे इंडेक्स में ऐड कर रहा होगा ना, तो वो यहाँ पे 3 को ऐड करेगा, वो 2 को ऐड नहीं करेगा, बिकॉज इंडेक्स के अंदर हमने प्लस वन कर दिया। राइट? अब मैं यहाँ पे इसको जरा शॉर्ट करता हूँ, काफी देर से हम इसी क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं, आई थिंक क्लियर हो चुका हुआ है। तो 2 के बाद 2 अगेन 2 एंड यहाँ पे 3 कॉल होगा। जब 3 ऐड होगा तो देखा जाएगा क्या 3 के साथ आगे कॉम्बिनेशन बनते हैं? नहीं, 3 के साथ आगे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनते, तो यहाँ पे इस 3 को भी पॉप कर दिया जाएगा। फिर 6 ऐड होगा, 6 के साथ भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। 7 ऐड होगा, 7 के साथ भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जब नहीं बनता ना, तो फिर इस 2 को भी पॉप किया जाएगा। जब ये 2 भी पॉप हो जाएगा तो फिर यहाँ पे 3 ऐड होगा, और फिर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, टोटल इक्वल इक्वल टू टारगेट। और ये हमारा जो रिजल्ट है ना, उसके अंदर कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन ऐड हो जाएगा, 2 2 3। ठीक? अब जब ये ऐड हो गया, इसके बाद 3 के बाद 2 3 6 7 दोबारा, इसके साथ भी नहीं होता, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, फिर 3 भी पॉप होगा, फिर यहाँ पे 6 अपेंड होगा। यही बात जो मैंने ट्री में समझाई थी, वो आई थिंक हमारा कोड भी करके दिखा रहा है। हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कोड की कोई एक सिंगल लाइन भी ना समझ आई हो, एनीथिंग एल्स, कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो, कुछ भी? जी सर, समझ लग गई है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। अगर आई होप सो बाकी सबको भी समझ लग गई है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं सर से। थैंक यू मैम, फिर इसको हम सबमिट करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। यस सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सर समझ आ गया कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसका ट्री किस तरीके से बन रहा है ना। ये मेन चीज होती है रिकर्शन में, कि हमने वो देखना होता है कि ये कितना चल रहा है, उसका बेस केस कब हिट होता है, तो वापस से बैक ट्रैक कब करते हैं, यही मेन चीज होती है। ये यस अच्छे। सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रिकर्जन का कॉन्सेप्ट भी। यस। थैंक यू मैम। सर फैजान, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम इस तरह के कुछ कीवर्ड हाईलाइट कर सकते हैं कि वो जैसे ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कीवर्ड्स आए, हमें फौरन से उसकी जो अप्रोच है उसकी तरफ हमें आइडिया होना शुरू हो जाए। इस तरह के कुछ इनफैक्ट, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, कम्बिने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये जब भी कीवर्ड आता है ना, मुझे लगता है कि बैक ट्रैकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। और यस इस सर, तरह के कीवर्ड्स हम मैपिंग कर लेना, तो लीड कोड हमारे लिए ना बहुत आसान हो जाएगा। जी सर। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, बिल्कुल यही चीजें होती हैं, मेन कीवर्ड्स होते हैं और उनकी लाइन से पता चल जाता है कि वो कौन सा वहाँ अप्रोच लगेगी ना। तो ये प्रॉब्लम करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते और ये क्लियर होता रहेगा, बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ ही होगा। क्योंकि हर प्रॉब्लम का थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट होता है ना, लेकिन जो मेन चीजें हैं ना, मेन कीवर्ड्स हैं, इनको भी हम लोग नजर में रखें तो इससे भी काफी क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व। राइट, थैंक यू सर। जी, नेक्स्ट जिन्होंने प्रेजेंट करना था, प्लीज स्क्रीन शेयर कर लें। मैम नाजिया, आपने प्रेजेंट करना है, देन आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। ओके मैम। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, आपकी स्क्रीन शेयर है। ओके।
ओके, अभी जो मैं टास्क एक्सप्लेन कर रही हूँ ये 543 है। इसमें हम बाइनरी ट्री का डायमीटर देखेंगे। ठीक है। इसमें हमारे पास हमें रूट गिवन होगा और इसमें हमने रिटर्न करनी है लेंथ ऑफ द डायमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है समझना कि डायमीटर कैसे हम फाइंड करते हैं बाइनरी ट्री का। उन्होंने हमें जेनेरिकली यहाँ पे बताया कि हमारे पास एक नोड से दूसरी नोड तक जो लेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट जो पाथ होगा उससे हम डायमीटर कंसीडर करेंगे टू नोड्स के दरमियान। उसमें ये कंपलसरी नहीं है कि हम उस पाथ को रूट से गुजारें या नहीं। वो ऐसा भी हो सकता है कि कभी हमारे पास ऐसा पाथ हो मैक्सिमम जिसमें हमारे पास रूट से लाइक नहीं पास हो, तभी हमारे पास मैक्सिमम जो है पाथ हमारे पास अवेलेबल हो और उसको हम डायमीटर कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसको ये जो एग्जांपल गिवन है उससे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारे पास ये नोड 1 है, 2, 3 एंड 4, 5। इसमें हमारे पास दो पाथ हैं जो इसको मैक्सिमम डायमीटर बता सकते हैं, 4 से 3 तक और 5 से 3 तक। ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा पाथ होता जिसमें हमारे पास लाइक यहाँ पे ये जो ट्री है इसके यहाँ पे एक और नोड होती, देन एक और नोड होती उस केस में हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा होता, ये वाला 4 टू ये जो मैंने न्यू नोड्स बनाई है यहाँ तक, वहाँ उस केस में हम ये रूट नोड को भी इसमें इंक्लूड नहीं करते। ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि डायमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे। इसमें डायमीटर के लिए हमारे पास जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो होता है हम लेफ्ट नोड और राइट नोड की जो डेप्थ है उनको काउंट करेंगे, लाइक लेफ्ट प्लस राइट करेंगे। ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, देन हम कोड को देखते हैं। उसमें यह है कि हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब हमने ये डेप्थ देखनी होती है, हम इस नोड से यहाँ तक आए तो हमारे पास कितने जो टोटल एजेस हैं हम उसका काउंट करते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास कितनी नोड हैं, यहाँ से 1/4 से लेके 3 तक, ये हमारे पास 4 नोड्स हैं। इसका मतलब है हमारे पास एजेस कितने हुए, नोड्स -1, 3 एजेस हुए। तो हम इस तरह से इसको गाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि नल नोड है लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फोर्थ जो नोड ये नोड के लिए इसको सॉरी इस नोड को मैं ऐड करूँगी तो इसका मैं 1 ऐड कर दूंगी, प्लस मैं यहाँ पे देखूंगी कि जो मेरे लेफ्ट नोड की डेप्थ है और जो मेरे राइट नोड की डेप्थ है उसमें जो भी वैल्यू ग्रेटर है वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इस तरह एक नोड की डेप्थ हम फाइंड करेंगे। लेकिन जब मैं डायमीटर फाइंड करूँगी तब मैं देखूँगी कि लेफ्ट प्लस राइट, उसमें मैं दोनों में से मैक्सिमम नहीं देखूंगी, उसमें मैं चेक करूंगी कि लेफ्ट नोड की डेप्थ प्लस राइट नोड की डेप्थ। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, देन मैं आपको कोड से भी एक्सप्लेन करती हूँ ये। सब यहाँ तक समझ आ गई है? यस मैम, क्लियर है। ओके। यस मैम, हमने मैक्सिमम निकाला है, लेफ्ट डेप्थ और राइट डेप्थ में जो मैक्सिमम होगा उसको हमने कंसीडर करना है। ऐसे ही है? जी बिल्कुल। हाँ जी, और ऐसे ही है। और जो मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात एक्सप्लेन की है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि लेफ्ट या राइट, हमने इनका कॉम्बिनेशन भी देखना है। यानी कि लेफ्ट और राइट को अगर हम ऐड करें तो वो तो नहीं ज़्यादा हो रहा। तो ये चीज़ भी सर है उस जी मैम, प्लीज़ जी जी कंटिन्यू। बिल्कुल, वो मैं डेप्थ के लिए बता रही थी कि जब भी हमने डेप्थ देखनी है, एक तो हम जिस नोड पे हैं मैं उसके लिए ऐड करूंगी 1, और दूसरा मैं क्या करूंगी कि लेफ्ट या राइट में से जो पाथ मुझे मैक्सिमम मिल रहा है मैं वो ले लूंगी। लेकिन जब हमने डायामीटर देखना है उसका क्लियर फॉर्मूला होता है कि लेफ्ट जो हमारे पास नोड है उसकी डेप्थ प्लस राइट नोड की डेप्थ, इस तरह हमारे पास आता है डायामीटर। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कोड को देखूँ, मैं आपको बताती हूँ, आप एक सेकंड जरा स्क्रॉल करें। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हमें ये कोड प्री नोड का कोड दिया हुआ था जिसमें हमारे पास वैल्यू है, लेफ्ट नोड है एंड राइट नोड है। देन यहाँ पे मेरे पास मैंने एक ये वेरिएबल या डायमीटर, और जो मेन फंक्शन इन्होंने हमें दिया हुआ था उसके अंदर मैंने एक और फंक्शन को कॉल किया, उसमें पास कर दिया रूट एंड देन रिटर्न करवा दिया ये डायमीटर वेरिएबल, जिसको मैं यहाँ पे जिसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रही हूँ।
अच्छा, अब ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर क्या करना है, मैं एक्चुअली इसको रिजॉल्व कर रही हूँ रिकर्जन के थ्रू। वो इसलिए कि मैं मुझे सबसे पहले जो मोस्ट लेफ्ट चाइल्ड है वहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे डायमीटर फाइंड करने के लिए मैक्सिमम डेप्थ चाहिए कि किस जो मेरा कौन सी नोड है जहाँ पे मुझे मैक्सिमम मतलब डेप्थ। सॉरी, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि रिकरियन मैं इस वजह से कर रही हूँ कि मैं मोस्ट लेफ्ट चाइल्ड से स्टार्ट करूँ और उसी नोड का राइट चाइल्ड भी देखूँ, देन हर नोड पे मैं उसकी डेप्थ भी काउंट करती जाऊँ और मैं उसका डायमीटर भी देखती जाऊँ। फिर जहाँ हमें मैक्सिमम डायमीटर मिलेगा वो हमारा उसे हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, पूरे ट्री को ट्रेवर्स करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रूट पास किया, ये हमारी है रूट नोड 1। ठीक है, अब इसमें उसने देखा कि रूट इज इक्वल टू नल है, नो, तो ये इफ कंडीशन अभी नहीं रन होगी। देन ये रिकर्जन के थ्रू ये फंक्शन दोबारा से कॉल करेगा। इसमें मैंने क्या पास किया है, रूट डॉट लेफ्ट, उसमें हमारे पास क्या है 2। ठीक है, देन नेक्स्ट पे तो वो जाएगा ही नहीं, अगेन इसी फंक्शन को कॉल करेगा एंड देन ये देखेगा उसका लेफ्ट चाइल्ड। लेफ्ट में हमारे पास है 4, अगेन चेक करेगा, अभी भी रूट नल नहीं है, देन इसका लेफ्ट चाइल्ड देखेगा, उसमें हमारे पास नल है, ये रिटर्न करवा देगा 0। अब हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू आ गई है 0। देन हम देखेंगे इसी 4 नोट का राइट चाइल्ड देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू 0 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायमीटर में हमने 0+0 रिटर्न करवा लिया, ऑलरेडी भी हमारे पास डायमीटर में 0 ही था, तो अभी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, 0 ही रहेगी। लेकिन उसके बाद रिटर्न फंक्शन कॉल हुआ है, तो ये मेरी इस नोड की वैल्यू है 1। यहाँ पे मुझे लेफ्ट और राइट दोनों में हमें मिल रहा है 0, मैक्सिमम वैल्यू भी हमें 0 ही मिलेगी। सो 1+0, यहाँ पे हमारे पास इस नोड की डेप्थ आ गई है 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं देखूंगी, अब जो हमारे पास पेरेंट नोड थी 2, उसके लेफ्ट की वैल्यू तो आ गई है। अब हम राइट नोड को देखेंगे, वहां से भी इसी तरह हमारे पास 1 वैल्यू आई। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मैं 2 नोट को ऐड करूंगी, वो मेरे पास सॉरी, उससे पहले हम डायमीटर देखेंगे। यहाँ पे सॉरी, हमारे मैं पास आपकी डायमीटर क्या होगा, बात काट रही हूँ। ये मैथ डॉट मैक्स, इसके अंदर ये क्या हो रहा है? सर यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो डायमीटर की वैल्यू है वो, और जो भी मेरे पास रूट नोड है, मैं उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड को ऐड करके देख रही हूँ। अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आती है तो वो डायमीटर में ऐड सेव करवा लेंगे, अगर ऑलरेडी डायमीटर में मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है तो वही हमारे पास मैक्स वैल्यू रहेगी। अच्छा सर, ये वही वाला ओ- फंक्शन है जो पाइथन में मैक्स होता है ना, ये वही चीज है जी तो। जी, हाँ जी, ओके। ये मैं सी शार्प में ये कर। सर ये C# का सिंटेक्स है। यस यस, बिल्कुल। ओके। जी, ओके, उसके बाद हम 2 नोट पे आ गए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू है 1, राइट चाइल्ड की वैल्यू है 1, तो इनको ऐड किया। अब हमारे पास डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, अब हमने इस नोड की भी वैल्यू रिटर्न करवानी है। उस केस में हमारे पास 1 है, और लेफ्ट और राइट में से हमने देखना है हमारे पास मैक्सिमम पाथ किसका बन रहा है, क्योंकि दोनों 1 है, तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1+1, तो ये 2 नोड पे हमारे पास जो डेप्थ आएगी वो है 2। ठीक है, उसके बाद हम अगेन अब जो हमारी पास मेन रूट नोड थी, उसका लेफ्ट तो ट्रेवर्स हो गया, अब हम इसका राइट नोड ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, राइट में भी यहाँ पे हमारे पास 1 वैल्यू आ गई, यहाँ पे 2 थी। डायमीटर की वैल्यू क्या हो गई, पहले हमारे पास डायमीटर में मैक्सिमम वैल्यू थी 2, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गई है 2 एंड राइट में 1, इनको मैंने ऐड किया, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई, 3। अब हमारे पास डायमीटर में 3 वैल्यू सेव है। ठीक है, लेकिन अब मैं इस वैल्यू की भी डेप्थ चेक करूंगी, वो है 1, प्लस इसमें लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 2। तो हमारे पास जो हमारा रूट नोड है उसकी डेप्थ क्या हुई, वो भी 1+2=3। ठीक है, ये डेप्थ हो गई, लेकिन हमें डायमीटर चाहिए था। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट भी ट्रेवर्स है, राइट भी ट्रेवर्स है, तो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। एक सेकेंड में, अब यहाँ पे इसने ये डायमीटर यहाँ पे रिटर्न कर दिया, वो हमारे पास क्या था, 3 मैक्स वैल्यू थी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें।
यस पे उसने 3 रिटर्न किया, तो ये रिटर्न डायमीटर में 3 चला जाएगा आंसर हाँ ना। जी, जी जी। ओके, तो ये सर मैम, ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड रूट जो भेजा था, फंक्शन कॉल हुई थी, तो जी उसने जी 3 लेके आया है ना, तो डायमीटर में 3 कैसे आया? तो उस फंक्शन ने 3 लेके आया, हमने इक्वल टू तो नहीं लिखा, डायरेक्ट रिटर्न डायमीटर लिखा है। जी, क्योंकि वो वाला फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वो अपने ही फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। मैंने ऑलरेडी इसमें ये डायमीटर का क्लास लेवल पे ही अच्छा, लिखा क्लास। हुआ था जी। ओके ओके, अब क्लियर हो गया। अच्छा, इसका क्लास। स्कोप क्लास लेवल है जी। और मैम, वो मैंने यहाँ, जी जी फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन के अंदर वाला वेरिएबल को बाहर से हम एक्सेस नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने जी क्लास जी दिया तो डायमीटर में यहाँ चेंजेस हो रही है, तो वहां पर तो ऑटोमेटिकली जी, चेंजेस। बिल्कुल ऐसे ही। यस, वो एक ही वेरिएबल है। जी, वो यहाँ पे मैंने क्लास लेवल पे डिक्लेयर करवाया हुआ था। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक सबको क्लियर है। चलें, थैंक यू। अपने सामने हम प्रेजेंट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे? हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स बाकी हैं। पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें। ओके ओके, मुझे बताइएगा जो मेरी स्क्रीन शेयर हो। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, शेयर है। परफेक्ट। सो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने कल भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। हमने चेक करना है कि जो हमारा बाउंड्री ट्री है उसकी हाइट जो है वो बैलेंस है या नहीं है। अब हाइट बैलेंस होने से क्या मुराद है? अच्छा, हाइट बैलेंस से पहले हमारे पास ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं किसी भी बाइनरी ट्री की हाइट किस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये बाइनरी ट्री है, तो मैं देख रहा हूँ कि दिस इज हाइट 1, दिस इज लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3। सो दिस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री हैज 3 लेवल्स, तो इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी 3। अगर मैं इसको थोड़ा सा और गौर से देखूँ तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तो मेरे बाइनरी ट्री के अंदर सिर्फ सिंगल नोड होगी, तो मैं उसकी हाइट जो है उसको 1 काउंट करूंगा। ठीक है, सही, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या अगर मेरे पास सिर्फ सिंगल नोड होगा तो हमारी जो हाइट है वो बनी होगी। यस सर। अच्छा सर, वहाँ पे ये तो नहीं होगा 3 वाले नोट की उसकी हाइट 3 होगी ना, कि 7 की 3 होगी? क्योंकि वो हाइट तो ये होता है ना कि वो उसका डेप्थ से कितना फासला है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। थ्री तो फ्लोर जो 7 वाले है उसकी जो हाइट है, यहाँ तक हम जब तक पहुंचेंगे तो ये 3 हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये सब इग्नोर कर दें ये वाली चीज, और हम बोले हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, तो फिर उसकी हाइट 1 होगी। या फिर अगर सिर्फ 9 और 20 होते तो फिर हाइट 2 होती। हमारे पास तीसरा लेवल ओपन हो गया है, तीसरी डेप्थ ओपन हो गई है, 10 इट्स लेवल 3 हाइट। ओके। ओके। अच्छा, सो मुझे पता चल गया कि मैं हाइट ऑफ बाइनरी ट्री कैसे निकाल सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि बैलेंस हम किसको करेंगे। तो अगर मैं सिर्फ ये वाली एग्जांपल देख लूँ तो इसमें मेरे पास एक लेफ्ट चाइल्ड है, मेरे पास में राइट चाइल्ड है, और राइट चाइल्ड के भी लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है टू चेक कि मेरा बाइनरी ट्री बैलेंस है या नहीं है, विच इज गो समथिंग लाइक कि अगर मैं अपने राइट चाइल्ड से माइनस कर लूँ अपने लेफ्ट चाइल्ड को, एंड देन अगेन मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट ऑफ अ राइट चाइल्ड, हाइट ऑफ अ लेफ्ट चाइल्ड, अगर मैं इनको माइनस कर लूँ एंड जस्ट टेक एन एब्सोल्यूट वैल्यू टू इट, मैं एबीएस लिख देता हूँ ताकि हमें नेगेटिव को इग्नोर कर लें। दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है देन इट्स अ बैलेंस ट्री। अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस नहीं है। अब हम इसको जल्दी से एक दफा रिव्यू कर लेते हैं एंड देन फिर हम कल फिर इसके कोड को देख लेंगे। सो अगर मैं इस पे आऊँ, लेट्स गो, नीचे से आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं सिर्फ ये वाला चंक ले लूँ और मैं यहाँ पर आऊँ तो इसकी हाइट 1 है इटसेल्फ। अगर सिर्फ 15 को कंसिडर करें, इसकी भी हाइट 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर पहुंच जाऊं और मैं कहूँ कि इसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को देखें, तो 1 - 1 विल बी 0 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो फिर ये बैलेंस ट्री है 20, 15 एंड 7।
हम इसको बैलेंस मान सकते हैं? यस सर, ठीक है। 2015 और 7 को मान सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा स्कोप बढ़ा रहा हूँ अपना, मैं इन सबको ले रहा हूँ 3, 9, 20, 15, 7। तो मैं देखता हूँ, अच्छा 3 वाले का अगर मैं साइड पे जाऊँ तो इधर तो हाइट 1 है, बिकॉज और कोई चाइल्ड नहीं है इसके। और अगर मैं 20 वाले को देखूँ तो यहाँ पर मैं हाइट ऑफ 2 ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक 1 ये रिटर्न था, 1 ये रिटर्न था, एंड देन इटसेल्फ इसका 1 था, तो दैट्स एन हाइट ऑफ 2। और अगर हमें इसका फॉर्मूला भी देखना है ना, इसका फॉर्मूला भी कुछ इस तरीके से, सो 1 इटसेल्फ के लिए जो भी नोड है, एंड देन अगर मुझे हाइट निकालनी है, दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट। ये दिस इज जस्ट ट्रू फॉर अगर मुझे कभी भी हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसकी एक अलग से लीड कोड की प्रॉब्लम है जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व करी थी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं कहूँ कि 3 के अकॉर्डिंग उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 1 है, और राइट चाइल्ड जो है वो उसका 2 है, तो 2 माइनस 1 विल बी 1 विच इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली बाइनरी ट्री पूरी की पूरी जो है वो बैलेंस है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये लास्ट वाली बात थोड़ी सी रिपीट नो कर दें। सर। ये 2015-7 के बाद आपने 3-9 इंक्लूड किया है, तो हाँ, तो 3, 9, सो हमने वही सेम काम करना है जो हमने 20, 15, 7 के साथ किया था। तो मैंने 3 का लेफ्ट चाइल्ड देखा, मैंने बोला अस्सलाम लेफ्ट चाइल्ड की जो हाइट है वो तो 1 है। ठीक है, और अगर मैंने इसका राइट चाइल्ड देखा, तो जब ये कैलकुलेट होकर आएगा तो यहाँ पर इसकी हाइट 2 हो जाएगी। ऐसे ही है। सर गॉट इट सर, 11 गॉट बजे इट, वाले बिल्कुल सेशन का ठीक है। टाइम हो गया, तो वी हैव टू क्लोज दिस सेशन। ओके, इट्स ओके, तो फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू एवरीवन, थैंक यू। सर हमारे पास टाइम भी हो गया।